सीएमए फाइनल के बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। एक थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहा है विच टॉक्स अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आई होप मैंने जो भी टर्म्स आपको सिखाए थे वो आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो गए। मैंने आपको कहा था ये वर्ड टू वर्ड याद करना बहुत मुश्किल है, एंड दिस इज द रीजन। नो डाउट प्रैक्टिकल डिफिकल्ट जाता है, बट मुझे अगर पर्सनली पूछो, मेरे लिए थ्योरी लिखना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यहां पर हम ना कंप्लीटली मगअप कर सकते हैं। बहुत बार हमारे वर्ड्स कैसे हम प्रेजेंट करें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ कीवर्ड्स हमें रिटेन करना होता है दिमाग में, अगर वो भूल गए तो कॉन्सेप्ट हिवे जाता। तो इसीलिए मैं अगर प्रैक्टिकल और थेरेटिकल की बात करूं तो मुझे हमेशा प्रैक्टिकल करना आसान लगता है, बिकॉज वहां पर एटलीस्ट हम 60 to 70% जो करते हैं वो हमें पता होता है सही है या गलत। थ्योरी में तो हमें पता ही नहीं चलता हमने सही किया है या गलत। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो चैप्टर जो खुद में 7 मार्क्स का वेटेज होल्ड करता है वो मैं आपको बाय हार्ट करवा के छोड़ू, ताकि आपके ये 7 मार्क्स आपकी झोली में। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया था, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। मैंने इसको लिखने के लिए आपको एक सिंपल तरीका बताया था। 3 चीजें याद रखना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ प्रॉफिट उनका मोटो नहीं होना चाहिए। दे नीड टू वर्क फॉर द प्लेस, दे नीड टू वर्क फॉर द इकोनॉमी, दे नीड टू वर्क फॉर द पीपल अराउंड देम। तो इसको मैंने 3 P में बाइफर्केट किया था, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जैसी चीजों पे अगर आप काम करते हो, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट अगर आप काम करते हो, तो आपको इसको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। आपको ये डिटेल में बताना पड़ेगा कि आप लोगों के भले के लिए क्या कर रहे हो, आप सोसाइटी, इन्वायरमेंट एज अ होल के भले के लिए क्या कर रहे हो। अगर आप रिवर ट्रीटमेंट कर रहे हो, वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो। अगर आप ट्रीज को कट होने से बचा रहे हो तो कैसे कर रहे हो। आप मेडिकल फैसिलिटीज कंसेशनल प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। खाने की फैसिलिटीज, ओल्ड एज होम, ये जो भी चीजें आप अपने बिजनेस से कुछ अमाउंट इन सारी चीजों में अगर खर्च कर रहे हो तो इसके बारे में डिटेल में आपको रिपोर्ट में बताना पड़ता है। एंड दिस रिपोर्ट व्हेन इट टॉक्स अबाउट प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट, इट बिकम्स अ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की 3 चीजें मैंने आपको कही थी, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। यहां पर प्लैनेट की स्पेलिंग रॉन्ग है बच्चा, आपने भी मुझे नहीं बताया। इट इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। इट इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। चलो, फिर हमने बात की थी GRI। GRI क्या होता है? ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ये इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जो गाइडलाइंस बनाती है, जो फ्रेमवर्क डेवलप करती है फॉर, मतलब रूल्स बताती है फॉर द एंटिटी टू रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। तो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स इज अ इंस्टीट्यूशनल बॉडीज विच मेक्स गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। चलो, इसके मैंने आपको फ्लो चार्ट बताए थे। देन कम्स योर 4P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। इसका कुछ ज्यादा डिटेल इंटरप्रिटेशन नहीं है। इसका मतलब मोर लाइकली सिमिलर टू सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, सिर्फ यहाँ पर 4P लिखा है। 4P का मतलब है पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, पर्पस। सबसे पहले लाइन में प्रॉफिट, दूसरे में पीपल, फिर वो कहाँ रहते हैं, प्लैनेट में, और फिर किस लिए आए वो प्लैनेट में, किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए, लोगों में खुशी स्प्रेड करने के लिए, जॉय स्प्रेड करने के लिए, एंड दैट इज देयर पर्पस। दैट इज योर 4P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। फिर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, CSR रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग विच इज योर CSR रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग का हर एक एंटिटी पे एप्लीकेबिलिटी है, हर एक कंपनीज पे एप्लीकेबिलिटी है जो इनमें से एक भी कंडीशन पूरा करता है। एंड ये कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 135। कौन सा रूल? कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग रूल्स अंडर 2014। अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 या उससे ज्यादा है, इसका मतलब इक्वल टू या मोर देन, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उस केस में आपको अपना एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 3 प्रीसीडिंग ईयर्स का। उसका 2% आपको CSR के कामों में खर्च करना पड़ेगा। CSR की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में CSR के अंदर कौन कौन से काम आते हैं वो लिखे हुए हैं। आपका पैसा वहीं खर्च होना चाहिए, गरीबों के भले के लिए, उनको घर प्रोवाइड करने के लिए, सस्ते दामों में दवाई प्रोवाइड करने के लिए, ट्री प्लांटेशन, बहुत सारी चीजें लिखी है। उनमें से 5-6 नाम आप याद कर लेना। करेक्ट। फिर आपको ये CSR कमेटी फॉर्म करनी पड़ती है जिसमें मिनिमम डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए। उसमें से एक डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है।
एंड अगर आपने 2% से ज्यादा अमाउंट का खर्च या इक्वल टू 2% अगर खर्च नहीं किया तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपने कम किया है तो क्यों किया है, उसका एक्सप्लेनेशन बोर्ड रिपोर्ट में बताइए और अपनी वेबसाइट में अपने सीएसआर के बारे में डिटेल में बताइए. दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग. Then we have integrated reporting. Integrated reporting is again very important. यहाँ पर दो चीजों को इंटीग्रेट किया गया, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा को इंटीग्रेट करके एक रिपोर्ट बनानी गई. इसके 6 बेसेस हैं, 6 कैपिटल है या 6 पिलर्स है. सबसे पहला फाइनेंशियल कैपिटल, आप अपने सोर्सेज ऑफ फंड को बताइए. मैन्युफैक्चर कैपिटल, आपने गुड्स कितने मैन्युफैक्चर किए, आपने पीपी कितने मैन्युफैक्चर किए वो बताइए. इंटेलेक्चुअल कैपिटल, आपने आर&डी से क्या बनाया, आपके ब्रांड की क्या वैल्यू है. ह्यूमन कैपिटल, आप ह्यूमन स्किल को कैसे डेवलप कर रहे हैं, उनके नॉलेजेस को कैसे अपडेट कर रहे हैं. आप नेचुरल कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर्स के लिए क्या काम कर रहे हो, दैट इज अ सोशल कैपिटल. एम आई क्लियर? देन लास्ट मैंने सिखाया था बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग. ये सेबी ने एज ऑफ नाउ 500 लिस्टेड कंपनीज पे कंपलसरी किया है. ये 5 फेजेस में बताए जाते हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई. सेक्शन ए टॉक्स अबाउट द कंपनी. Section B talks about its paid up capital and corporate social responsibility. Section C talks about if they have any subsidiary and are they also involved in business reporting responsibility. Section D talks about its director and Section E talks about the 9 principles that a company should follow so as to attain this. And ये 9 principles कंपनी को डिटेल में बताना पड़ता है और ये 9 principles किसने दिया है? नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस. नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस. नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस. तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि ये 6 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 के 6 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, then we have integrated reporting, corporate social responsibility reporting, we have business responsibility reporting and we have 4P bottom line reporting. ये हमने 6 रिपोर्टिंग्स आपकी कंप्लीट की थी. इसके अलावा 6 और रिपोर्टिंग्स है जो हमें आज के सेशन में कंप्लीट करना है. इनमें से 4 रिपोर्टिंग कंप्लीटली थ्योरेटिकल, बहुत सिंपल, बहुत इजी, वो फटाफट हो जाएगा. 2 रिपोर्टिंग मुझे सिर्फ आपको समझानी है, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड रिमेनिंग एक और वैल्यू एडेड मैं आपको सिखाऊंगी. चलो, क्या मेरे साथ लिखेंगे क्या? अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज XBRL? XBRL, पहले तो इस टर्म को समझो. इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आएगा तो मार्क कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है. पहले XBRL क्या होता है? आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों ने अगर आर्टिकलशिप तमीज से की होगी, आप इस वर्ड से फेमिलियर होंगे. इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जब आप कंपनीज की बैलेंस शीट फिल करते हो तो वो हमेशा XBRL फॉर्म में होता है. इसका सेपरेट ट्रेनिंग्स भी चलते हैं. आप किसी भी सीए के पास करो, सीएमए के पास काम करो या सीएस के पास करो, बहुत सारे फॉर्म्स XBRL में होते हैं. आप एमसीए की साइट में कोई फॉर्म फिल करो, XBRL फॉर्म में होते हैं. कभी जानने की कोशिश की ये XBRL क्या होता है? पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे बच्चे मेरे साथ इसको मार्क करेंगे. एवरीबडी विथ मी? यस मैम. एज पर कंपनीज फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स, इसका फुल फॉर्म देखो, एक्सटेंसिबल. स्टार्ट ई से होता है बट ये फॉर्म का नाम एक्स से स्टार्ट होता है, ई से नहीं स्टार्ट हुआ है. एक्स मतलब एक्सटेंसिबल, बी मतलब बिजनेस, आर मतलब रिपोर्टिंग, एल मतलब लैंग्वेज. Extensible business reporting language means a language. It is a language. It is a language for communication of the company's financial data in electronic form to express informations required by MCA, information required by income tax, information required by Ind AS, information required by compliances, information required by SEBI. मतलब मेरी बात सुनो. अब इस XBRL को मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगी मेरे साथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछ लेता है व्हाट इज XBRL. ये अपना कॉन्सेप्ट 6 है ना बच्चा, 7 है सॉरी. ये याद रखना, इट इज अ लैंग्वेज. ये कोई फॉर्म नहीं है, ये कोई फॉर्मेट नहीं है, इट इज अ लैंग्वेज.
अब इसको समझाने के लिए देखो मैं क्या कर रही हूं, ध्यान से। मान लो मेरी कंपनी टीचिंग में है, तो आई हैव माई बैलेंस शीट। प्रणय सर ने भी एक नई कंपनी स्टार्ट की, वो भी टीचिंग में है। विजय सर की कंपनी भी टीचिंग में है, करेक्ट। हर एक बंदा अपनी बैलेंस शीट अपने पीएनएल अपने स्टाइल में लिखता है, उसके लाइन आइटम भी अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके में लिखता है, बिकॉज मेरी बुक से मुझे जो लिखना है। मुझे समझ आता है वर्ड सेल्स, प्रणय सर को समझ आता है वर्ड टर्नओवर, एंड विजय सर कहते हैं मैं तो कंपनीज एक्ट का ही वर्ड यूज करूंगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट तीनों सिग्निफाई क्या कर रहे हैं, सेल्स। मेरी बैलेंस शीट में सेल्स के नाम पे, प्रणय की बैलेंस शीट में टर्नओवर के नाम पे, विजय सर की बैलेंस शीट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम पे। हर एक बंदे की कंपनी में अपने अपने नाम से इसको जाना जा रहा है, सेल्स, टर्नओवर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, टर्नओवर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मुझे सेबी को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, प्रणय सर को भी सेबी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, विजय सर को भी सेबी को अपनी कंपनीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, या मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स को भेजना है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स को भेजना है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स को भेजना है, या सॉरी गाइस, अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स जीओवी पे डालना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे डालना है, फॉर्म 3CD, फॉर्म 3CB, बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन, टैक्स के कंप्यूटेशन के लिए हमें ये सारी चीजें डालनी है, करेक्ट। अब एक बात बताओ, ये जो सेबी है, ये जो एमसीए है, ये इनकम टैक्स है, इनको एक फॉर्म पब्लिश करना होगा, इनको एक फॉर्म पब्लिश करना होगा कि इस फॉर्म में इस पर्टिकुलर वे में हमको हर कंपनी का डेटा मिलना चाहिए, ताकि जब मेरा डेटा उनके पास जाए, प्रणय सर का डेटा उनके पास जाए, या विजय सर का डेटा उनके पास जाए, वो अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर भी कर सकते हैं, अगर वो कंपेयर नहीं भी करना चाहते हैं तो उनके पास सारे लोगों का डेटा एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे एक यूनिफॉर्म वे में उनके पास मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने अपने तरीके से एक फॉर्म डिजाइन किया, अपने तरीके से एक फॉर्म डिजाइन किया, अपने तरीके से एक फॉर्म डिजाइन किया, और ये फॉर्म किस लैंग्वेज में होता है, XBRL लैंग्वेज में, XBRL लैंग्वेज में। इसका मतलब मैं फॉर्म भरूंगी तो मेरे लिए वहां पर वही लिखा रहेगा, जो प्रणय अगर उस फॉर्म को भरेगा तो उसको भी वही हेड्स ऑफ अकाउंट्स मिलेंगे, जब विजय सर भी इस फॉर्म को भरेंगे तो उनको भी वही हेड्स ऑफ अकाउंट्स मिलेंगे, अलग हेड्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मिलेंगे। हम अपनी बैलेंस शीट में एक ही चीज को अलग अलग नाम से लिख सकते हैं, बट जब हम इस बैलेंस शीट को एज एन इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना होता है लिमिटेड रिव्यू के लिए, इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए, या हमें एमसीए की वेबसाइट में भरना है बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, हमें सेबी को सबमिट करना है बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये सारी एंटिटीज कहती है भाई हम तुम्हारी बैलेंस शीट अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार में नहीं ले सकते, हमारे पास जो लोग हैं हम उनको एक ही तरीका सिखाते हैं कि भाई इस फॉर्मेट में अगर बैलेंस शीट आई वेरी गुड, अदरवाइज रिजेक्ट द बैलेंस शीट, बिकॉज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतने सारे अलग अलग टाइप की बैलेंस शीट अलग अलग फॉर्म में लेने को। तो जब भी हमें लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, वो इंफॉर्मेशन एक ऐसी लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है जो यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन इन द इंडस्ट्री है। मे बी मैं लिखती हूं सेल्स, जैसे कि मैंने कहा प्रणय लिखता है टर्नओवर, विजय सर लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बट ये जो फॉर्म XBRL में बना है वो एक ही चीज कंसिडर करता है, और वो कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड नीचे इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को इस फॉर्म में डिफाइंड होता है कि कोई भी बंदा सेल्स के बारे में बात करे या टर्नओवर के बारे में बात करे या अपनी सेल्स एक नेट ऑफ एक्साइज बात करे, एनीथिंग रिलेटेड टू सेल्स, आपको उसका सब प्लस माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर करना है, आपको उसका सब प्लस माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में करना है। तो मैं अगर सेल्स लिखती हूं तो मेरा सेल्स कहां दिखेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रणय सर टर्नओवर लिखते हैं बट वो किस हेड में दिखेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। विजय सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखते हैं बट उस फॉर्म में किस हेड के अंदर ही दिखेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऐसा करने से हम सब का सेल एक ही हेड के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे क्या हुआ,
जिस भी कंपनी के पास, जिस भी एंटिटी के पास, जिस भी स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट के कारण हमारी बैलेंस शीट जा रही है तो एक यूनिफॉर्म बेसिस में जा रही है। हर एक बंदा जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है उनका डेटा गवर्नमेंट के पास एक ही पर्टिकुलर फॉर्मेट में जा रहा है, तो इससे रिसीवर को समझना आसान होता है, कंपेयर करना आसान होता है, डिटेल मेंटेन करना आसान होता है और उसकी इन-डेप्थ नॉलेज रखना आसान होता है। उसको मल्टीपल वैरायटी ऑफ अकाउंट्स के हेड्स याद करने की जरूरत नहीं होती या उसको कंपेयर करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा सेल्स क्या है, तो रेवेन्यू किसको बोलते हैं, फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या बोलते हैं। उसके पास जो भी डेटा है किसके अंदर भर के आया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हम अपनी किताबें किसी भी वे में लिख सकते हैं, बट जब हमें अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल किसी और को प्रोड्यूस करना होता है बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, लीगल कंप्लायंसेस, उस केस में इंस्टीट्यूट कहता है ये सारे फॉर्मेट्स रहेंगे XBRL लैंग्वेज में, XBRL लैंग्वेज में। तो आपको इसी फॉर्मेट में अपनी बैलेंस शीट को फिल करना है, इसी फॉर्मेट में अपने पीएनएल को फिल करना है और सामने वाले के पास आपकी बैलेंस शीट पहुंचेगी। आप किसी भी तरीके से रखते हो तो ये लैंग्वेज एज अ सीएमए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप काम कर रहे हो इनकम टैक्स की कंपनी में, आप काम कर रहे हो एमसीए के साथ, तो आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या आता है, आपको पता होना चाहिए अकाउंट्स रिसीवेबल में क्या क्या आता है। तो अगर कोई डेटर की बात कर रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल, अगर कोई डेटर का नाम बता रहा है वो कहाँ आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल। अगर कोई कह रहा है पार्टी से पैसा लेना है, कौन से हेड में आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल। समझ आया बच्चों? तो देखो मैं आपको यहां बता देती हूं, एज पर कंपनीज रूल 2015, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, इसको बोलेंगे बीआर मतलब बिजनेस रिपोर्टिंग। तो आप इसको कैसे बेटर वे में बोल सकते हो, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग language. It is a language which is initiated by Companies Act Rules 2015, which is an electronic form to express or report or file financial information by the companies under this act. तो कंपनीज एक्ट 2013 ने क्लियरली एक रूल निकाला, उस रूल के हिसाब से कंपनी अपनी जो भी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट सबमिट करेगी उनको किस लैंग्वेज में देना है, XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हो, अगर आप बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग कर रहे हो या नोट्स, एनीथिंग विच इज रिपोर्टेड, उनका एक सेट स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगा, आपको वही अधेयर करना पड़ेगा। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी। और आपकी इनकम टैक्स, अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न प्रैक्टिकली कभी फाइल की है, आप देखना XBRL फॉर्म में आता है। अगर आपने एमसीए की वेबसाइट पे कभी फॉर्म भरा है, अपनी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन डाली है XBRL में, वो छोड़ो, चलो आप में से कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है क्या, कभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है क्या? क्या हर एक बंदा ड्राइविंग लाइसेंस अलग अलग वे में भरता है क्या? एक सेट फॉर्मेट है, नेम, एड्रेस, एज, दिस, और मैं खोलूंगी मुझे भी वही फॉर्मेट दिखेगा, कोई और खोलेगा उसको भी वही फॉर्मेट दिखेगा। वाई? यूनिफॉर्मिटी, ताकि जब पेपर वेरीफाई हो तो जो वेरीफाई करा उसको भी पता होगा कि यहाँ क्या लिखा जाता है, यहाँ क्या लिखा जाता है, यहाँ क्या लिखा जाता है, यहाँ क्या, फटाफट चेक होता है, तो टाइम बचता है, चेकिंग होती है, यूनिफॉर्मिटी आता है। तो एज अ सीएमए स्टूडेंट आपको XBRL लैंग्वेज पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी बैलेंस शीट या अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी का जब भी प्रोवाइड करोगे XBRL लैंग्वेज में प्रोवाइड करना, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एम आई क्लियर? अब इसमें से कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि किस लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। ये बहुत बार आता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। व्हाट डज, ये कौन से एक्सटेंशन में होता है, XML। XML stands for Extensible Markup Language. It is a markup language for document containing structured information. A markup language is a mechanism to identify, मतलब बेसिकली जैसे .ppt, .doc, .exl, एक्सेल के लिए जो होता है ना, उसी तरह XBRL फाइल का फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या होता है, XML, which is known as Extensible Markup Language। लिख लेंगे बेटा, XML, which is
extensible markup language, extensible markup language, extensible markup language, XML, extensible markup language. क्लियर? ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए, आता है. बस फटाफट बेटा इसकी थ्योरी पढ़ा देती हूँ, बच्चे घबराना नहीं, हो गया. टैगिंग एंड टैक्सोनॉमी क्या होता है? कुछ डिफिकल्ट नहीं है. पहले सुनो. Taxonomy can be referred as an electronic dictionary of reporting concepts and element. मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दी. मान लो ये XBRL लैंग्वेज में एक फॉर्मेट बना है. अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, यहां वो लिख रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड यहां पर वो लिख रहा है अदर इनकम. अदर इनकम के अंदर क्या क्या लिखना है? इंटरेस्ट मान लो, डिविडेंड मान लो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ये सब रेडी है और इसी फॉर्मेट में आपको अपनी बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन सबमिट करने हैं, पीएनएल का इंफॉर्मेशन सबमिट करना है. इररिस्पेक्टिव आप अपनी बैलेंस शीट कैसे रखते हो, वी डोंट केयर. ये जो हेड्स बना रहे हो ना बच्चा, दीज आर नोन एज टैक्सोनॉमी. These are known as taxonomy. It means it is an electronic dictionary. ये अदर इनकम के अंदर क्या आ रहा है? जैसे कि आप डिक्शनरी खोलते हो, किसी मीनिंग को सर्च करते हो, तो आप क्या करते हो? हार्ड कॉपी डिक्शनरी में ई वाला चैप्टर है तो ई के पेज में जाते हो, फिर ई एक्स होता है तो वहां जाते, फिर थर्ड लेटर देखते, फोर्थ लेटर देखते, ऐसे करके आप अपनी डिक्शनरी में चीजें सर्च करते हो. उसी तरह अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आपको चीजें सर्च करनी है तो जिसके थ्रू आप ये चीजों को डाल रहे हो, दीज आर नोन एज टैक्सोनॉमी. तो देखो टैक्सोनॉमी बहुत बार इंस्टीट्यूट डेफिनेशन में पूछता है, एमसीक्यू में भी. टैक्सोनॉमी कैन बी रेफर्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, याद रखना, ऑफ रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स एलिमेंट्स यूज्ड बाय XBRL. They define the specific tags. ये जो specific tags मैंने यूज किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डेटर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, PPE, ये tags है. These are the specific tags that are used for individuals, their attributes and their relationship. समझ आ गया क्या? तो टेक्सोनॉमी इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी जहां पर हम एक टैग्स मेंटेन करते हैं. एंड XBRL टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इज द प्रोसेस by which any financial data is tagged with the most appropriate taxonomy. मतलब टैगिंग का मतलब सुनो. मान लो मैं यहां लिखती हूं मिस्टर एक्स से पैसा लेना है, यहां मैं लिखती हूं मिस्टर वाई से पैसा लेना है, यहां मैं लिख रही हूं ड्यू फ्रॉम कस्टमर अपनी बैलेंस शीट में. जब मैं मिस्टर एक्स को यहां पर अकाउंट्स रिसीवेबल के हेड में लूंगी तो अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर क्या क्या आता है? डेटर्स, BR, मान लो प्रोविजन माइनस करते हैं, मान लो. तो अकाउंट्स रिसीवेबल इज योर टैक्सोनॉमी. एंड ये जो मिस्टर एक्स को आपने यहां पर डाला और उसके अमाउंट को यहां लिखा, मिस्टर वाई को भी यहां पर डाला अकाउंट्स रिसीवेबल में और उसके अमाउंट को यहां लिखा, ड्यू फ्रॉम कस्टमर को भी यहां पर लिखा और इसके अमाउंट को लिखा. इसका मतलब appropriate heads of accounts are tagged against appropriate taxonomy created for that particular heads of account. तो taxonomy is an electronic dictionary. इस इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी की मैपिंग हो रही है तुम्हारे बैलेंस शीट एंड पीएनएल के आइटम से, एंड जो अमाउंट इसके अगेंस्ट क्रिएट होना चाहिए उसको बोलते हैं टैग करना. जैसे कि बच्चों हम ऑफिस में रहते हैं, हम क्या बोलते हैं कि स्नेहा मैम को पूरे के पूरे बिजनेस में फाइनेंसेस देखने हैं, तो व्हाट इज द वर्क टैग्ड विथ मी टू चेक द फीस एंड द फाइनेंसेस. इफ आई टॉक अबाउट प्रणय सर हैज टू टेक केयर ऑफ ऑल द पोस्टर्स, बैनर्स, मार्केटिंग, तो इट इज अ वर्क टैग्ड विथ प्रणय सर. इफ आई टॉक अबाउट विजय सर, वो कोऑर्डिनेट करते बच्चों से उनके डाउट क्लियर करने के, तो दिस इज अ वर्क टैग्ड विथ विजय सर. तो टैगिंग मतलब समझा क्या? इंडिविजुअल आइटम के अगेंस्ट किसी चीज को टैग करना कि ये इसका काम है. तो अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट क्या टैग हुए? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई या डेटर्स या ड्यू फ्रॉम कस्टमर. तो टेक्सोनॉमी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी वेयर टैगिंग्स आर डन. तो अगर आप इसको देखेंगे बहुत बार एग्जाम में ये डेफिनेशन है, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, व्हाट इज टैगिंग.
Tagging is a process by which the financial data is tagged against accounting taxonomy. Financial data मेरा is tagged against जो taxonomy आपने XBRL फाइल में क्रिएट किया. And what is taxonomy? It is an electronic dictionary which have attributes. Am I clear? Am I clear? अब देखेंगे. As per companies, taxonomy means an electronic dictionary for reporting the business data as approved by the central government. और ये taxonomy कौन approve करता है? Central government. इस taxonomy को बनाते वक्त हर एक बंदे से, मतलब जब इस तरह के फॉर्म्स बनते हैं ना बेटा, सब जगह से मांगा जाता है कि आप अपने हेड्स बताइए कि आपके बिजनेस में कौन कौन सा कॉमनली यूज्ड हेड्स है. अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो कौन कौन से कॉमनली यूज्ड हेड्स है, मैन्युफैक्चरिंग में हो तो कौन कौन से कॉमनली यूज्ड हेड्स है, कौन कौन से खाते रिपीटेडली आते हैं. उसके बेसिस पे सारे टैक्सोनॉमी क्रिएट होते हैं और ये जो टैक्सोनॉमी हम क्रिएट करते हैं ये फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं. बात समझ आ गई? Different taxonomy will be required for different business reporting. Some national jurisdiction may need their own reporting taxonomy to reflect local accounting. तो फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं ऐसे बिजनेस में हूं जो बहुत अनकॉमन अकाउंट्स है, मुझे अलग टैक्सोनॉमी लगेगा. आप ऐसे बिजनेस में हो जहां पर बहुत ज्यादा वो कॉमन बिजनेस है तो उसका टैक्सोनॉमी बहुत इजीली अवेलेबल है. तो याद रखना, कारण तो जब भी टैक्सोनॉमी क्रिएट की जाती है सारे के सारे फैक्टर्स एंड बिजनेस नेचर्स वे throughout is considered to create taxonomy. So XBRL, Extensive Business Reporting Language, extension is XML, Extensible Markup Language. जो इसका extension होता है, it has taxonomy, which means electronic dictionary, against which taggings of financial data is done. Bingo. समझ आ गया क्या? आपसे मैंने एक मेल एक्सपेक्ट की थी, बट आप में से एक भी बच्चा ना मेल ही नहीं प्रोवाइड करता है कि स्नेहा मैम अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी नहीं बताते. बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बट ठीक है, इट्स ओके. करेक्ट, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके. चलो, लोगों को क्या गलत फहमी है XBRL को लेके? मार्केट में भयंकर ज्यादा गलत फहमी है XBRL को लेके. मिथ है, लोगों को लगता है ये जमेगा नहीं, डिफिकल्ट है. ये एग्जाम में बहुत बार आ जाता है. व्हाट इज द मिथ्स फॉर XBRL? व्हाट आर द मिथ्स फॉर XBRL? द मिथ्स इज इट इज नॉट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे बच्चों, इट इज अ लैंग्वेज. इट इज अ लैंग्वेज. बच्चों को क्या लगता है इट इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? नहीं. जैसे अकाउंट्स लिखने का एक लैंग्वेज है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उसी तरह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किसी को प्रोवाइड करना है किस लैंग्वेज में, दैट इज XBRL. इट इज नॉट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इट इज नॉट अ चार्ट ऑफ अकाउंट्स. यहां पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं बने, यहां पर टैक्सोनॉमी क्रिएट की गई है. इट इज नॉट अ गैप ट्रांसलेटर. मतलब क्या बोलते हैं, इट डज नॉट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर ड्रिलिंग डाउन द एग्जिस्टिंग गैप इंफॉर्मेशन टू लोअर द. मतलब बच्चों लोगों को क्या लगता है मेरी बैलेंस शीट इतनी बड़ी है तो उसको छोटा कर देता है. ऐसा कुछ नहीं है. इंफॉर्मेशन पूरे के पूरे वहां पर प्रोवाइड होते हैं, तो कोई इंफॉर्मेशन को हटाने का या छुपाने का मकसद नहीं होता. इट इज नॉट अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी. मतलब ये हर एक बंदे के बिजनेस के हिसाब से नहीं बनता. इट इज अ फ्री लाइसेंस एंड जनरल बिजनेस में कोई भी यूज कर सकता है. It is not, XBRL is not a translation protocol, transaction protocol. It means यहाँ पर बिजनेस रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होता है, यहाँ ईच ट्रांजैक्शन लेवल पे काम नहीं होता. तो बेसिकली इट इज नॉट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट इज नॉट अ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इट इज नॉट अ गैप ट्रांसलेटर, इट इज नॉट अ प्रोप्राइटरी स्पेसिफिक, नॉर इवन इट इज अ ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक. ये जनरली रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है. स्पेसिफिक किसी ट्रांजैक्शन को अगर बताना है तब यूज नहीं होता. तो what is the myths for XBRL? The myths for XBRL मेरे साथ याद करो. It is not an accounting standard. It is not a chart of accounts. It is not a gap translator. It is not a proprietary technology, and it is not at a transaction level. It is exactly at a reporting level. Dun बताओ. XBRL is a language for reporting for the companies through taxonomy and tagging, and it is done. And the myth behind it is it is not an accounting standard, it is not a chart of accounts, it is not a gap translator, it is not at a proprietary level, it is not at an individual transaction level. समझ आ गया? Anyone, any confusion?
फटाफट बताएंगे हम। आप तो एकदम याद करवाने के पीछे हो बेटा। आई डोंट नो आप इस 7 मार्क्स को सीरियसली लेते या नहीं लेते। मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है। आपको एक चीज बताऊं क्या? बताना नहीं किसी को। जब मैं सीए इंटर का पेपर दे रही थी ना, क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे लॉ में कुछ भी नहीं आता था। कुछ भी नहीं, पढ़ाई नहीं था। ऑब्वियसली बच्चे थे, इंटर में कहाँ इतनी समझ थी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस। नहीं, समझ होनी चाहिए थी, मुझे नहीं थी। पता है मैंने क्या किया था? आई डोंट नो, 6 या 7 चैप्टर्स थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा था, जो 60 मार्क्स का आता था। एंड रिमेनिंग चैप्टर्स, या मैं बोल दूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप, उसका वेटेज 40 मार्क्स का था। 40%। अब मैंने दिमाग एकदम स्मार्टली लगाया कि अब पढ़ा तो नहीं है, बट अगर अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाने जाऊंगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने उस 40 मार्क्स का सिर्फ पढ़ाई किया। एंड अगर आप मेरा पेपर देखोगे, मुझे लॉ में एग्जैक्टली 40 है। देखो मैंने कितना स्मार्टली वो मूव लिया था। अगर मैं उस समय लॉ का वो 40 मार्क्स नहीं पढ़ती और अपना पूरा टाइम वो 60 मार्क्स में लगा देती, तो पहली बात तो 60 मार्क्स पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। 1 हफ्ता था, कैसे करती? तो मैंने समझ लिया था कि भाई उसको साइड कर, वो तो मेरे बस का है नहीं। मैंने स्मार्टली 40 मार्क्स को पढ़ा, जो बहुत कम में था। एंड कम नंबर ऑफ पेजेस पढ़ के वो क्लियर हो जाता है। एंड मुझे एग्जैक्ट 40 आए हैं। भरोसा नहीं है, मैं अपना सीए इंटर का मार्कशीट आपको दिखाऊंगी, फॉर दिखाऊंगी। इसलिए मैं आपको कहती हूँ बेटा, सीएफआर पास करना है, सेट तरीका है आपके इंस्टीट्यूट का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और वो 7 मार्क्स अगर आप ये 20-25 पेज पढ़ लो, इससे वो 7 मार्क्स आते ही आते और एकदम श्योर है। क्या का थ्योरी डिफिकल्ट है मुझे बताओ? क्यों नहीं लिख सकते? याद भी करवा रही हूँ क्लास में, कह भी रही हूँ आएगा, फिर क्यों छोड़ना भाई? मेरे को बता, क्यों छोड़ना? क्यों छोड़ना? और अगला जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग दिखाऊंगी ना, उसमें तो मजा ही आ जाएगा। वो तो 10 से 15 मार्क्स के लिए पूछते, और फॉर श्योर पूछते। क्यों छोड़ना भाई? 25 मार्क्स आपकी झोली में इस पेजेस को पढ़ के अगर आते हैं, और जो मैं मुंह खोल के बोल रही हूँ इतना पढ़ लो, हो जाएगा मोर देन इनफ। फिर अगर आप नहीं करोगे तो बताओ किसकी गलती? इसीलिए सोच रही हूँ इसको याद करवा दूं इफेक्टिवली। अगर बाकी टीचर्स के सेशंस देखोगे तो उन लोगों ने 1-1.5 घंटे में ये चैप्टर को खत्म कर दिया, फटाफट रीड करवा के ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना। बट मुझे ऐसा लगता है 25 मार्क्स का सवाल है। एक पल को बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक सम कम करा दो, चलेगा। वहां मैं एक लेक्चर बचा सकती हूँ, बस मुझे पता है। वहां हम 100 सम करेंगे, 90 से 80 मैं आपके भेजे में डालूंगी, 10 है जो इधर उधर होएगा, और इंस्टीट्यूट कुछ और ही जाके पूछ लेगा। तो मैं तो उसको लेके कभी भी इतना दिमाग बच्चों में कहती नहीं। मैं कहती समझो, करो, आया 60% अटेम्प्ट कर लेना, 40% छोड़ देना, जो नहीं आ रहा इट्स ओके। इट्स ओके, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। बट जो तुम्हारे हाथ के मार्क्स है उसको मत करो। आ जाते हैं फीचर्स ऑफ एक्सबीआरएल। XBRL allows the creation of reusable authoritative definitions called taxonomies, which captures the meaning contained in all the reporting terms. तो बेसिकली ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण बनाए जाते हैं, और इसके कारण इंफॉर्मेशन सही तरीके से सही जगह पहुंच जाता है। इट इज यूज टू प्रिवेंट पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन। मतलब कुछ भी डेटा कैसे भी अथॉरिटीज के पास पहुंचे, कोई मतलब नहीं है। सही डेटा सही तरीके से पहुंचे और उसका सही यूज हो सके, वो इंसान का मोटो होता है। XBRL लैंग्वेज इसी में हमारी हेल्प करता है। तो याद रखना, प्रिवेंट्स पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट, प्रिवेंट्स पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन बीइंग एक्सेप्टेड, आइडेंटिफाई और हाईलाइट्स द क्वेश्चनेबल इंफॉर्मेशन। मान लो कुछ एरिया है जहां पर हैशटैग दिए रखा है, उन लोगों ने अपने फॉर्म में इनबिल्ट बना रखा है कंपलसरी एरिया। तो जो भी बंदे को वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो तुरंत उस एरिया को जाके रिव्यू करेगा कि ये खर्चा यहाँ क्यों है। ऐसा नेचर ऑफ एक्सपेंस जो हमने कहा था अगर आपके बिजनेस में हो, तो हमने उसको हाईलाइट किया था, तुरंत नजर में आ जाता है। क्रिएशन ऑफ रेशियोज एंड एग्रीगेशंस, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज। ये फॉर्म डिफरेंट लैंग्वेज में बनते हैं। अगर आपको हिंदी नहीं समझ आती, इंग्लिश नहीं समझते, मराठी नहीं तो गुजराती, जो लैंग्वेज आपको समझ आती है उस लैंग्वेज में ये आपका फॉर्म अवेलेबल होता है। एंड it is a strong software support. It is supported by a wide range of software from large vendors to small. तो इसका मतलब ये XBRL फॉर्म को बैकअप लगता है सॉफ्टवेयर का, एंड ये सॉफ्टवेयर बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कंपनी भी प्रोवाइड कर सकती है। तो फटाफट बताएंगे हमने क्या सीखा। हमने XBRL का डेफिनेशन सीखा, टैक्सोनॉमी सीखा, टैगिंग सीखा, XML सीखा, इसका मिथ क्या है वो सीखा, इसके फीचर्स क्या है वो सीखा। अब आ जाते हैं बेनिफिट। अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज अ बेनिफिट। बेनिफिट, फायदा।
और वैसे रिसीवर को इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिलता है, सेंडर सही तरीके से इन्फॉर्मेशन भेजता है, क्वालिटी अच्छी होती है इन्फॉर्मेशन की, डिसीजन लेना इजी होता है, इंटरप्रिटेशन इजी होते हैं, जो एरिया है जहां पर नजर देनी है वो क्लिक हो जाता है। देखो ना, डेटा ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाता है, एक्यूरेट और एफिशिएंट डेटा जाता है, रिव्यू करना आसान हो जाता है, इंप्रूव रिपोर्टिंग क्वालिटी होती है, इंटरचेंजेबल है, कॉस्ट और टाइम सेविंग होता है, टैगिंग और ट्रांजैक्शंस अगर होते हैं तो इजी हो जाता है। दिस इज हाउ इट इज हेल्पफुल। और ये एग्जाम में बहुत बार आया है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ XBL? सिंपल, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एक्सटेंडेबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज? इससे आपकी इंफॉर्मेशन सही तरीके से, सही ढंग से, सही जगह, सही बंदे के पास, रिव्यू सही, कॉस्ट बचता, टाइम बचता, मेहनत बचती, इंटरप्रिटेशन इजी होता, जो चाहिए वो हम कर सकते हैं। ये बेनिफिट है। एंड इसको यूज कौन कौन कर सकता है? इसको कंपनीज यूज कर सकती, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेंट्स, एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स, regulatory authorities, government agencies, tax authorities, statistical policy authorities, and specialist data provider. इसका मतलब anyone and everyone in any type of business can use it. सबसे पहले कंपनीज के लिए, फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेंट्स, एनालिस्ट, इन्वेस्टर, टैक्स कंसल्टेंट्स, जीएसटी कंसल्टेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड स्पेशलिस्ट डाटा। तो बहुत बार एग्जाम में आता है, who uses XBRL? Many other people can use it, whoever needs it. तो याद कर लेना। And comes XBRL International. ये याद कर लेना, बस ये याद कर लेना। XBRL International is managed by XBRL International INC, जिसको बोलते हैं 12। XBRL International Inc. 12 is the point clear? इंडिया में कौन मैनेज करता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। XBRL Global Initiative is led by a non-profit organization called XBRL International Inc. 12। ये इसको लीड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई पूछ सकता है ये XBRL लैंग्वेज को कौन मेंटेन करता है? इस पूरे इनिशिएटिव को मेंटेन करता है XBRL International Inc. which has members from, यहाँ पर मेंबर्स अलग अलग जगह से हैं, from 164 countries। इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करता है? In India, the Ministry of Corporate Affairs has switched over its reporting format to XBRL and cost audit report filing. The Reserve Bank of India has also moved to this reporting for banking industry, while the Security Exchange of India has mandated mutual funds to XBRL. Exactly, अगर मैं बात करूँ इंडिया में, इंडिया भी उसके मेंबर है, किसका? XBRL International Inc. 12 का। वो एजेंसी जो इस लैंग्वेज के बारे में बात करती है, इस एजेंसी के 164 कंट्रीज मेंबर्स हैं। और हमारे इंडिया में MCA की बात करूं, सेबी की बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, इनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक RBI को इंफॉर्मेशन अदर कमर्शियल बैंक्स का चाहिए, या MCA को इंफॉर्मेशन कंपनीज का चाहिए, या अगर मैं बात करूं सेबी को इंफॉर्मेशन लिस्टेड कंपनी का चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन सेबी के XBRL लैंग्वेज में मांग रहे हैं, ताकि यूनिफॉर्मिटी, रिसीवर को सही तरीके से इंफॉर्मेशन मिले, सेंडर सही तरीके से इंफॉर्मेशन भेजे, एंड देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी। क्या बच्चों बात समझ आ गई? क्या बच्चों बात समझ आ गई? अब देखेंगे। The responsibility of forming XBRL national jurisdiction and implementation of this standard has been entrusted to Institute of Chartered Accountant of India। मतलब जितनी भी कंपनीज है, वो उनको कौन कौन सी टैक्सोनॉमी चाहिए वो इंस्टीट्यूट को भेजते हैं। इंस्टीट्यूट इसका मेंबर है। इंस्टीट्यूट बताते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इस XBRL फॉर्म में कौन कौन से टैक्सोनॉमी होने चाहिए। बिफोर इशुएंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस को ये कंपलसरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। XBRL रिपोर्टिंग एंड कंपनीज कौन एग्जेम्प्ट है। चले, तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया? XBRL क्या है, XML क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, टैगिंग क्या है, क्या मिथ चल रहा है, इसके यूजर्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, एंड इसके फायदे क्या है, इसके मेंबर्स कौन कौन से है, 164 कंट्रीज। अब मैं बात करती हूं बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 क्या चल रहा था। In India, Ministry of Corporate Affairs for the first time made it mandatory for certain class of companies to file their balance sheet and P&L from 2010 से 11 onwards by using XBRL taxonomy through circular number this. As per Companies Rule 2011, the following classes of companies were required to file the financial statement. मतलब कंपनीज को अपना इंफॉर्मेशन MCA को देना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। तो 2010 से लेकर 11 तक में कौन कौन सी कंपनीज पे कंपलसरी था? सुनो, all listed companies and their subsidiaries,
all companies having a paid up capital of 5 crore and above, all companies having a turnover of 100 crores or above, excluding banking company, power and insurance. आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013, जैसे 2013 आ गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड कंपनीज रूल 2015, उसमें क्या लिखा था? ऑल कंपनीज लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज इंडिया एंड देयर सब्सिडरी, ऑल कंपनीज हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ एंड मोर, सेम पॉइंट. All companies having a turnover of 100 crores or more, same point, except all companies which till now covered under Companies Act and forms, अगर आप ऊपर कवर हो रहे थे तो नीचे भी कवर हो गए, ये भी पॉइंट है. तो याद रखना, सिंपल सी बात है, ऑल कंपनीज किस पे XBRL कंपलसरी है? सिंपल, इसको नॉलेज के लिए, XBRL इज कंपलसरी ऑन लिस्टेड कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज. इंडिया में subsidiaries, listed company and as subsidiaries. फिर मुझे बताओ, कंपनी जिसका नेटवर्थ और पेड अप कैपिटल, कंपनीज हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर. पेड अप कैपिटल equal to or greater than 5 crore and turnover greater than equal to 100 करोड़. तो देखो बच्चों, जल्दी से देखेंगे. All companies listed in India and its subsidiaries, all companies having a paid up capital 5 crore or more, all companies having a turnover of 100 crore or more, excluding this, and जो कंपनीज ऊपर कवर हुए हैं वो नीचे भी कवर होंगी. बट ये 3 पॉइंट आपको मेजरली याद करना है. किसको XBRL फॉर्म में MCA को इंफॉर्मेशन सबमिट करना कंपलसरी है? ऑल इंडियन लिस्टेड कंपनीज विद इट्स सब्सिडरीज. तो ओवरसीज कंपनी को मैंडेटरी नहीं किया है. Having a paid up capital of 5 crore or more, having a turnover of 100 crores and more. Done. Anyone, any issue? जल्दी से बताएंगे. All companies having a paid up capital of 5 crore or more, all companies having a turnover of 100 crores or more, all companies who are listed in stock exchange and its subsidiaries. Am I clear? आ जाओ. As per companies who are exempted, banking company, insurance company, power sector company and NBFC. तो इंस्टीट्यूट अगर पूछे exempted companies कौन है, exempted companies कौन है हमारी, exempted company कौन है? We have insurance company, banking company, power company मतलब electricity company, power company and NBFC जो हमने पढ़ा था. ये याद रखना, ये चारों हमारे एग्जेम्प्टेड है. क्लियर? क्लियर बच्चों? एनीवन हैज एनी डाउट? अब ये एज अ कॉस्ट ऑडिटर आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ. A company required to furnish their cost audit report and other documents to central government as per section 148 of the Companies Act. ये आपको पता होना चाहिए cost audit report किस section में जाता है, section 148. And the rules made by shall file such report and other documents on XBRL taxonomy given in annexure 3 of the said rules from April 2014. And कौन से फॉर्म में जाता है? CRA4. तो याद रखना, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को भी अब XBRL फॉर्म में मैंडेट किया गया है एंड इस रिपोर्ट का फॉर्म है CRA4. इस रिपोर्ट का नाम है, ई फॉर्म है CRA4. कंपनीज रूल्स के अंदर आता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट में. तो एज अ कॉस्ट ऑडिटर, आप सब फ्यूचर कॉस्ट ऑडिटर हो, जब भी आप अपनी किसी कंपनी का कॉस्ट रिकॉर्ड फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, इंश्योर करना XBRL फॉर्म में होगा. और इस फॉर्म का नाम MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CRA4. चलो, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, बिकॉज अभी तक मैंने आपका XBRL खत्म कर दिया. तो XBRL का डेफिनेशन, टैक्सोनॉमी, टैगिंग, मिथ, फीचर्स, यूजर्स, कौन कौन की कंपनी पे मैंडेटरी किया है, किस पे मैंडेटरी नहीं है, कॉस्ट ऑडिट का कौन सा फॉर्म है, ये सब मैंने एक एक बात आपको डिटेल में बताई है. और आपका भी फर्ज बनता है कि इसको डिटेल में अच्छे से कर लेना. एम आई क्लियर? जल्दी से देख लेंगे बेटा, फटाफट देख लो, फटाफट, क्विकली एवरीवन. कोई डाउट है तो पूछो, अपने नोट्स को टर्न करके देख लो, क्विकली एवरीवन.
जल्दी से देख लो बेटा, क्विकली। जल्दी से। चलो, कंपनीज अंडर XBRL रिपोर्टिंग, इसमें हमने क्या क्या देख लिया बच्चा? इसमें हमने देखा मेथ्स, हमने डेफिनेशन देख लिया XBRL का, टर्म्स देख लिए, टैगिंग टैक्सोनॉमी, मेथ क्या है, फीचर्स क्या है इसके, बेनिफिट्स क्या है, एंड यूजर्स कौन कौन है इसके, इसका इंटरनेशनल क्या अवेयरनेस है, इंडिया में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने इसको क्या अडॉप्ट किया है, बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 किस पे मैंडेटरी था, अब किस किस पे मैंडेटरी है, एंड देन ऑन द कंपनीज रिक्वायर्ड टू फॉलो एंड कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो, एंड कॉस्ट ऑडिट पे लगता है या नहीं, CRA 4, प्लीज याद रखना, इन ई फॉर्म CRA 4। क्लियर? अब हम अगला टॉपिक करते हैं 8। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है गाइज। अगर मैंने इस XBRL को ऐसे नहीं सिखाया था ना, जिंदगी में भी आपको नहीं समझता। हाँ, आप में से अगर किसी बच्चे ने शिद्दत से आर्टिकलशिप में किया होगा तो आपको XBRL समझ आ गया होगा, मुझे कोई डाउट नहीं। पर जिसने भी मक्कारी की अपने आर्टिकलशिप में किया ही नहीं है ट्रेनिंग को तमीज पे, उनके लिए XBRL समझना और समझाना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट होता है। आई इंश्योर्ड इट कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जो भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, गवर्नमेंट के सामने प्रोवाइड कर रहे हो, उसको रिपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट आपकी लैंग्वेज को नहीं समझना चाहता है, कंपनी कॉर्पोरेट अफेयर्स आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता, वो वही बात समझता है जो हम आपको बताएंगे, और हमको इसी लैंग्वेज में आपकी चीजें चाहिए। सिंपल भाषा ये समझो। जैसे कि हम स्कूल का फॉर्म भरते हैं, आप अपने हिसाब से फॉर्म थोड़े बनाते हो, जो स्कूल का फॉर्म है, जो स्कूल को डेटा चाहिए आप उसमें भरो, दैट्स इट। आप कॉलेज का फॉर्म भरते हो, कॉलेज उसकी रिक्वायरमेंट जो है, फर्स्ट नेम पहले मिडिल नेम पहले, या फर्स्ट नेम बाद में या मिडिल नेम बाद में, वो कॉलेज के फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, आप वैसे ही डेटा दो। उसी तरह कंपनी अफेयर्स की बात करूं या कोई भी रिपोर्टिंग की बात करूं, वो कहते हैं भाई हमको सब कुछ XBRL फॉर्म में दो, आप कैसे मेंटेन करते हो वो आपकी सरदर्दी है, हमको इसी फॉर्मेट में चाहिए। करेक्ट? करेक्ट। अब मैं कुछ लैंग्वेजेस पढ़ाऊंगी जिसका नाम बहुत ही बकवास, आपको पता है, इसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है। एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, चलो लिख देती हूँ पहले ताकि आपको पता हो कि ये हो गया हमारा। एनवायरमेंटल सोशल, एनवायरमेंटल मतलब प्लैनेट, सोशल मतलब पीपल, एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ सम पर्पस या आपका मैनेजमेंट, ये कॉन्सेप्ट की बात करूं, या मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग की। अभी दिखाती हूँ बेटा, मुझे कुछ पढ़ाना ही नहीं है इसमें, ये आप सबको आता है। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग की, ह्यूमन रिसोर्स मतलब वो HR का काम है। हम फाइनेंस वाले भी HR का काम देखते हैं। याद है क्या वो HR में वो सुंदर सुंदर लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, टच मी नॉट, एंड उनको देख के जब आप आर्टिकलशिप में या जॉब में गए होगे तो आपका मन हमेशा का होगा हमसे अच्छा तो HR का ही पढ़ाई कर लिया होता मैंने। कितने बच्चों को ये लगा था? ट्रस्ट में, मुझे लगता था जब मैं PWC में थी ना, मुझे लगता था यार मजे हैं इन HR वाले लोगों को। डॉट 1 बजे लंच पे आ जाते, 2 बजे तक मजे से बातें करके लंच करते, कॉर्पोरेट की हवा, शार्प 6 बजे वो एकदम निकल जाते ऑफिस से, कोई इनको पूछने वाला नहीं क्यों लेट आए क्यों जल्दी गए, सारी छुट्टियां एंजॉय करते, नो एक्स्ट्रा वर्क। और मैं हमेशा जब मैंने CA कर लिया था और मैं बिग 4 में गई थी ना काम करने, तो मैं उन लड़कियों को देख के जो HR का काम करती थी, मुझे बहुत ऐसा लगता था शिट यार, मुझे किसी ने बताया होता ना मैं भी HR का काम करती। बट बाद में पता चला, जब उनके शूज में स्टेप रखा ना, फिर लगा भाई अपना CA ठीक है, फाइनेंस वाला काम ठीक है, ये HR वाला काम लोगों से मच करना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। फिर समझ आ गया भाई वहां लोगों को हैंडल करना आसान नहीं है। भाई आई गिव अप दैट टाइम। चलो आ जाओ। हाँ, HR का भी काम मैम हमको भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है बेटा। इकोनॉमिक वैल्यू मैं आपको पढ़ाऊंगी ये, और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया, या सिर्फ वैल्यू एडेड इधर लिखा है? यहाँ वैल्यू एडेड मैंने लिखा है। एक कॉन्सेप्ट प्रिंट होना रह गया बुक में, मैं अलग से उसका PDF प्रोवाइड करूंगी, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड
इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड क्वार्टरली अर्निंग्स। करेक्ट, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। फिलहाल मैं दो कॉन्सेप्ट है जिसको आपसे बता रही हूं, जिसका नाम है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्टिंग। वो वही है जो आपने पढ़ा है लोगों के बारे में, इकोनॉमी, एनवायरमेंट के बारे में, एंड आप हाउ डू यू मैनेज पीपल, हाउ डू यू हैंडल देन, आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन सारी चीजों के रिपोर्टिंग को इन लोगों ने एक और नाम दे दिया, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, देखो इसके बारे में मैं आपको रीड करती हूँ। सेम टू सेम ऑलरेडी आपको आता है, इस पे इसलिए मैं ज्यादा दिमाग या एम्फेसिस नहीं दे रही हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। पर ठीक है, जब हम सब पढ़ के जा रहे हैं, हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, ताकि एटलीस्ट आपको एग्जाम में आंसर लिखना आना चाहिए। सेम चीज, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। सेम इन टूडेज कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन विद अ ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इमेज, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट पे काम करती है ना, इसकी सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग नहीं है। अगर आपको सस्टेन करना है, प्रॉफिट पे तो आपको काम करना है, आपको दीन दुनियादारी पे भी काम करना है, आपको लोगों को सुधारने में भी काम करना है, आपको इन्वायरमेंट को भी सुधारने में काम करना है। आप कैसे अपने लोगों को मैनेज करते हो, उस पर भी आपकी क्या पॉलिसी है, क्या गवर्नेंस है, वो सब आपको बताना है। दिस इज हाउ वी वर्क इन ESG रिपोर्टिंग। तो देखेंगे यहाँ क्या बोला है। Especially investors are increasingly these days, they are not only interested in knowing your financial aspect, they are also interested in knowing your non-financial aspect। आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो, आप दुनियादारी के लिए क्या कर रहे हो, हमको सब बताइए। In this process, corporates are being judged on three important aspects, that is economic, environmental and governance। Thus economic नहीं आएगा बेटा, दिस इज environmental, सोशल एंड गवर्नेंस, ये गलत से गया, ठीक है। ईच एंड एवरी कॉर्पोरेट हाउस नीड्स टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स सो दैट स्टेक होल्डर्स कैन हेल्प देम। फिर से यही चीज मैंने ऊपर पढ़ी थी वापस, द इंपॉर्टेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 ब्रॉड वेज। इससे आपकी क्या होती है, आपको अपने बिजनेस का रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी पता चलता है, इससे आप बिजनेस को सर्वाइव ज्यादा करते हो, एनवायरमेंट को सुधारते हो, सोसाइटी एज अ होल के बारे में बात करते हो, एंड हाईलाइट वेरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द सेंस बोर्ड में कौन कौन से लोग हैं, मैनेजमेंट में किन किन का ध्यान है। तो इफेक्टिवली जो ऊपर पड़ा वो रिपीट हो रहा है। इसका क्राइटेरिया क्या है, ये 3 चीजों में काम करता है, इन्वायरमेंटल टेस्ट में, सोशल टेस्ट में और गवर्नेंस टेस्ट में। जो आपको पता है वही डिस्कस करूंगी। आप नेचुरली कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज और कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या रोल प्ले किया है, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे कम कटे, एनर्जी एफिशिएंटली यूज हो। सोशल टेस्ट की बात करूं, आपने डेटा कैसे प्रोटेक्ट करते हो, अगर आपके पास किसी कस्टमर का डेटा है तो आप क्या प्राइवेसी रूल मेंटेन करते हो तो इसका डेटा पास ऑन ना हो। जेंडर एंड डाइवर्सिटी, कोई लेडीज आपके यहाँ काम करती है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके कोई हैरासमेंट ना हो, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है या नहीं है, होते हैं बेटा। कम्युनिटी रिलेशंस, ह्यूमन राइट्स, गवर्नमेंट टेस्ट, स्टैंडर्ड्स फॉर रनिंग कंपनी, बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या है, क्या आपकी ऑडिट कमेटी है, क्या करप्शन के केस में कौन डिसीजन लेता है कि किसको हटाना है, फिर इन्फ्लुएंस, कोई पॉलिटिशियन का इन्फ्लुएंस तो नहीं है आपके बिजनेस में, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या। तो ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी डिस्क्लोज्ड सो दैट कोई भी इन्वेस्टर अगर आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कंपनी कैसी है, प्रॉफिट से उसका टारगेट है या सोसाइटी के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, एंड क्या उसका गवर्नेंस, जो गवर्निंग बॉडी है इस पूरी कंपनी का, वो सही है या नहीं, कहीं चोर बुरे लोग तो नहीं है जो स्कैम्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनके बोर्ड्स का कंपोजिशन क्या है, क्या बोर्ड बायस तो नहीं है। ये सारी चीजें एज अ कंपनी यू नीड टू रिपोर्ट, तभी सामने वाला आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। वही बात जो ऊपर पड़ी थी, बस इतना ही जान लोगे, बट इसके पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने आने चाहिए। नेक्स्ट कम्स योर ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग। कुछ नहीं बेटा, अब आप कहोगे मैम ये तो HR का काम है। ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग का मतलब लोग आएंगे, लोग जाएंगे, उनका PF, उनका सैलरी, उनका ग्रेचुटी, उनका लीव इनकैशमेंट, उनका एंट्री, उनका एग्जिट, उनका पेरोल, सब कुछ HR मैनेज करता है। बट आपको ओवरव्यू करना पड़ेगा एज अ CMA, एज अ CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज अ CFO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपने एम्प्लॉय डिसहार्टेंड तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन से, आपके एम्प्लॉय की सब चीजों का ध्यान दिया जा रहा है, क्या उनकी छुट्टियां अब टाइमली अप्रूव हो रही है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो छुट्टियां डाल रहा है बट अप्रूव नहीं हो रही है, कोई सीनियर खुंदस में उसकी छुट्टियां नहीं दे रहा है। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग खुश हैं
तो कंपनी खुश होती है, अच्छी चलती है, लंबे समय तक टिकती है। तो ये एरिया भी इन लोगों ने डाल दिया कि भाई अपने एम्प्लॉयज की खुशियां बताओ, उनको कैसे खुश रखते हो वो सब हमें रिपोर्ट करो। दिस इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग, वेर वी टॉक अबाउट आवर वर्क प्लेस परफॉर्मेंसेज बाय डन बाय द वेरियस पीपल। तो देखो, जो हमारे वर्क फोर्स है उनके परफॉर्मेंसेस को इंप्रूव करने के लिए, उनको रिक्रूट करने के लिए हमारे क्या क्या पॉलिसीज है, सब कुछ डिस्क्लोज करो। टाइप्स और एचआर रिपोर्ट, एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन देना, करेक्ट। क्या क्या रिपोर्ट्स होते हैं? दो रिपोर्ट होते हैं। एक होता है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब एम्प्लॉय का पूरा इंफॉर्मेशन देना। एम्प्लॉय कितने बजे आता है, कब जाता है, रेवेन्यू कितना है, क्या वो सेटिस्फाइड है, कितने लोग खुश नहीं है, कितने लोग नाखुश है, एम्प्लॉय टर्नओवर कितना है, क्या ज्यादा लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं। दिस इज एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद रिक्रूटमेंट रिपोर्ट, आप कितने रिक्रूट करते हैं, आपको कब पता चलता है आपको रिक्रूट करना चाहिए, किस बेसिस पे आप रिक्रूट करते हो, कहां से रिक्रूटमेंट पॉलिसी आती है, क्या अप्रूवल लेते हो रिक्रूटमेंट का, उनका सैलरी कौन डिसाइड करता है, ये सारी बातें आपके रिक्रूटमेंट रिपोर्ट में होनी चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी है या नहीं है, वो कंपनी के बिहाफ में काम करता है या सेल्फ सेंटर है, ये सारी बातें उसके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिपोर्ट में आनी चाहिए। उस हमारा टर्मिनेशन बजट क्या है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर जॉब की है कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू आर गिविंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच वन। एंड वर्क प्लेस में लोग खुश है या नहीं, हम उनका मंथली रिव्यू लेते हैं, क्या भाई तू अपने मैनेजर से खुश है क्या। तो कभी भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में लगे ना कि आपका सीनियर आपको तंग कर रहा है, एचआर रिपोर्ट की हेल्प ले लेना। एचआर को जाके एक मेल कर देना, ये सीनियर मुझे हैरास कर रहा है, ये सीनियर मुझे काम बहुत देर तक कराता, ये सीनियर खुद कुछ नहीं करता, सब मुझसे कराता। आपकी सुनी जाएगी, अलाउड है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ फाइनेंस स्टूडेंट, आपको ये चीज मैं बता रही हूँ, फ्यूचर में सीएमए बनने के बाद कहीं पर भी काम करो, कोई भी बंदा आपसे अगर बदतमीजी करे, यूज योर राइट, इन्फॉर्म इट। वर्क प्लेस हरासमेंट नहीं होना चाहिए, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। आपको लग रहा है यू आर फीलिंग अनसेफ, स्पेशली ऑल द फीमेल गर्ल्स ओवर हियर, इफ यू फील इट इज अनसेफ, राइट अ मेल, एवरीबडी विल लिसन टू इट। आप अंदर दबा के रखोगे, खुद फंस जाओगे बेटा, खुद गिल्टी माने जाओगे। इंश्योर इमीडिएट स्टेप्स आर टेकन इफ यू फील योर वर्क प्लेस इज नॉट सेफ। एंड ये सारी बातें आपका कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी बोला जाता है, इफ यू फील, हम एचआर रिपोर्ट भी मांगते हैं बिकॉज वो कंपनी लोगों से चलती है, लोगों का सेटिस्फाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोगों का आना, लोगों का जाना, कितने समय तक टिके हैं, सेफ्टी, ये सारी रिपोर्ट्स हमें चाहिए। एंड ये रिपोर्ट कंपलसरी है, एज अ सीएमए आपको भी पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट सबमिट होती है। This becomes your HR report. So types of HR report is employee information report, recruitment report, performance management report, termination report, equal opportunity report, workplace safety report. क्या बच्चों कर लोगे क्या? मैंने आपसे कहा था ये पार्ट बहुत इजी है, एक्सट्रीमली इजी। क्या कौन कौन सी, एक बार हम बताते कौन कौन से टॉपिक्स, हमने 9 टॉपिक्स कवर कर लिए। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, GRI, 4P bottom line reporting, corporate social responsibility reporting, integrated reporting, business responsibility reporting. XBRL is not a reporting, it is a language used for reporting. Then we have environmental, social and governance, ESG reporting. देन वी हैव एचआर रिपोर्टिंग, जहां पर अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स बनते हैं टू इंश्योर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो सेफ, सिक्योर एंड रिलैक्स फील करते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब आते हैं, हम आ जाते हैं, अब एक प्रैक्टिकल पार्ट आ गया, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये दोनों प्रैक्टिकल है। अब सुनेंगे ध्यान से, एवरीबडी विथ मी। चलो एक काम करो, 2 मिनट का टाइम देती हूँ, जो भी पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार टाइम देती हूँ, गो थ्रू कर लो, रीड कर लो, कोई डाउट हो तो इमीडिएट मुझसे पूछो, इमीडिएटली मुझसे पूछो, क्विकली एवरीवन। क्विकली एवरीवन। क्विकली।
गो थ्रू इट बच्चा। एचआर रिपोर्ट की जितने भी मैंने पढ़ा है उसको रिपोर्ट को वापस से देख लो बेटा। मैं टाइम दे रही हूँ ताकि फिर हम 10 मिनट लगा के इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे एंड वैल्यू एडेड पे। चलो देख लिया क्या बच्चों? पहले ना बेटा मैं इस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट को ना पढ़ाऊंगी नहीं थ्योरेटिकल। मैं इसका एक फॉर्मेट दिखाती हूँ जो यहाँ लिखा है मैंने। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट अगर इसकी बात करूं थ्योरेटिकली इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन आता है। मैम एक बार क्वेश्चन पेपर फिर से दिखाओ ना, हमको अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, देख लो, टाइम ही टाइम है अपने पास, देखेंगे। गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कमर्शियल अकाउंटिंग का डिफरेंस, ठीक है मैं आपको बता दूंगी। ये गैस मेरे को पढ़ाना है। ये देखो टोटल 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग से जो अगला सेशन होने वाला है। ट्रिपल बॉटम लाइन, बोरिंग कॉस्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी अगले। एंड गसाब बेटा, अगर आप इसको देखोगे ना, गसाब भी अगले चैप्टर का है, ये भी अगले चैप्टर का है। अगर आप देखोगे 16+8, भाई साहब 24 मार्क्स का क्वेश्चन गवर्नमेंट अकाउंटिंग से पूछ लिया। क्या चाहिए तुम्हें इंस्टीट्यूट से? एक 20 पेज की थ्योरी पढ़नी और 20 मार्क्स तुम्हारे, क्यों नहीं लाते भाई, क्यों नहीं लाते? फिर देख लो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, मैंने आपको बताया था। पैक्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। आईजीआरएस में अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। 10 मार्क्स का गवर्नमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का गवर्नमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चन है। अच्छा, फिर से अगर मैं इसकी बात करूं, ये हो गया एडवांटेज ऑफ XBRL। मैंने कहा था ना इसका एडवांटेज बताओ। ये जो कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग से जो अगला चैप्टर रहेगा मेरा। तो अगर मैं आपको बोलूँ ना बच्चा, मैं सच में बोल रही बेटा, फिर भी अगर आप मेरे को सीरियसली नहीं लोगे ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। इतना खुल के कह रही हूँ कि प्लीज ये दोनों चैप्टर में ना 4 दिन और लगा लो, इसको रट लो, याद कर लो सब कुछ। अगर आप में लर्निंग स्किल है ना तो बाय हार्ट कर लो बेटा, आपको ये चैप्टर पास करा देगा। कौन सा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला, रीसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड इंडियस। अगर मैं कह रही हूं भाई, FR की जान लाज बच जाएगी तुम्हारी। एक बार मेरी बात मान लो। क्वेश्चन बैंक है 10 सालों का, तो खुद ही देख लो, फिर मेरे को मैसेज कर देना। बिजनेस कॉम्बिनेशन तो बाद में आपको बचाएगा। ये सेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 20 मार्क्स के दोनों चैप्टर से वेटेज बन जाता है, कभी तो 25 का पूछ लेते हैं। क्या चाहिए, धन्यवाद दिया करो भगवान का। ये 25 पेज पढ़ेंगे एंड 25 मार्क्स आराम से। चलो अब आ जाते हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। कुछ नहीं, इसको अगर आप बहुत ज्यादा, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कुछ नहीं होता है। आप जो पीएनएल अकाउंट बनाते हो ना, इस पीएनएल अकाउंट को तो आपको रिपोर्ट करना ही होता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो कंपलसरी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तो सबमिट करना कंपलसरी है भाई, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, कोई दो डाउट ही नहीं है। कैसे आप डाउट कर सकते हो? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का सब्स्टिट्यूट नहीं है, एडिशनल एक और रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। बोलो क्या बोलते हैं बच्चा? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। इसमें कुछ नहीं करना है। आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, जो आप करते आए हो वही करना है, बट एक थोड़ा स्टाइल में। मैं ये स्टाइल लिख देती हूँ। सबसे पहले आपको बताना है क्रिएशन ऑफ वैल्यू एडेड। वैल्यू कैसे ऐड हुआ आपके बिजनेस में? शॉर्टकट तरीका सुनो। आपने जो बिजनेस से पैसा कमाया थ्रू टर्नओवर, उसको ले लो। चेंज इन स्टॉक ले लो। चेंज इन स्टॉक का मतलब यहां पर हम क्लोजिंग पहले ले रहे हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। याद करो आप लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चेंज इन स्टॉक लेते थे, बट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लोगे तो खर्चे में ले लेना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लोगे तो इनकम में ले लेना। कहना से ये मेन सोर्स है जहां से आपको पैसा आता है, फंड क्रिएट होता है, वैल्यू आपके बिजनेस में क्रिएट होती है। आप यहां से बेटा कुछ खर्चे माइनस करोगे। खर्चे जो माइनस होंगे, इन लोगों ने बोला है कॉस्ट ऑफ
मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, मतलब बेसिकली परचेज का खर्चा माइनस कर दो ना। अगर आप ध्यान से देखो, आप ट्रेडिंग अकाउंट ही कर रहे हो, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। एंड बेटा यहां जो एक्सपेंस माइनस करना है ना, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज बोलते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कुछ नहीं, एक्सपेंसेस माइनस करना है। और यहां पर कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, सारे एक्सपेंस माइनस कर लेना, सारे जो भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस है, जो भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस है, एक्सेप्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, देखो ना क्यों, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉय, expenses related to government, expenses related to long term capital provider, and expenses related to, या expenses नहीं बोलो, amount that belongs to company, amount that belongs to company, जैसे कि retained earnings, P&L अकाउंट, या याद रखना डेप्रिसिएशन हमेशा बिलोंग करता है कंपनी को, या लॉस इन बिजनेस। तो ये आप यहां लिख देना, ये एक्सेप्ट वाले में ये जो लिख देना, ये जो अमाउंट आएगा बेसिकली ये आपने बिजनेस में वैल्यू ऐड किया है। अब बस लिखो फॉर्मेट, मैं इसको सम कराऊंगी तो अपने आप समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो याद रखना, आपकी सेल से जो आपको पैसा आ रहा है, अदर सर्विसेज से जो आपको पैसा आ रहा है वो ले लो, उसमें सारे खर्चे माइनस करो परचेज के, बट वो खर्चे मत माइनस करो जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल से रिलेटेड है, जैसे कि हमने लॉन्ग टर्म फंड रेज किया कैपिटल के थ्रू, हमने लॉन्ग टर्म फंड रेज किया डिबेंचर्स के थ्रू, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल की जगह लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर लिखो। एक्सेप्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर, अमाउंट दैट बिलोंग्स टू कंपनी। तो ये माइनस करने का जो आया, दिस इज योर क्रिएटेड वैल्यू। मतलब बिजनेस में बिजनेस अच्छा करने के बाद सारे खर्चे माइनस करने का जो बचा, दैट इज योर वैल्यू क्रिएटेड। इस वैल्यू क्रिएशन से आप यहां पर डालो डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको बेटर वे पे यहां रिप्रेजेंट करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू क्रिएटेड। आपने जो वैल्यू क्रिएट किया कैसे बांटा, पहला टू एम्प्लॉयज, तो जो एम्प्लॉयज का खर्चा ऊपर नहीं लिखा उसको यहां लिखो। टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का खर्चा इनकम टैक्स का ऊपर नहीं लिखा वो यहां लिखो। जो इंटरेस्ट का खर्चा ऊपर नहीं लिखा या डिविडेंड का खर्चा ऊपर नहीं लिखा, टू प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, जो आपने खर्चा ऊपर नहीं लिखा वो यहां लिख लो। अमाउंट दैट बिलोंग्स टू कंपनी, अमाउंट दैट बिलोंग्स टू कंपनी क्या है, बचा हुआ प्रॉफिट सारे खर्चे खुर्चे माइनस करने के बाद, तो ये होगा। तो आपका वैल्यू क्रिएटेड और वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होना चाहिए, मैच्ड। क्रिएटेड वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू, दिस इज बच्चा वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कुछ नहीं, पीएनएल को रिप्रेजेंट करने का एक अलग फॉर्मेट है, जहां पर इंस्टीट्यूट ने 4 चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग से दिखाने को बोला है, जिसमें से एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट के खर्चे एंड गवर्नमेंट की इनकम, या लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर का इंटरेस्ट या डिविडेंड, एंड फिर बचा हुआ प्रॉफिट बिलोंग्स टू कंपनी। तो उसको अलग हेड में करके दिखाओ, और जो वैल्यू आपने क्रिएट किया बिजनेस करके उसको दिखाओ, उसको कैसे बांट रहे वो दिखाओ। तो दिस इज योर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का फॉर्मेट। फर्स्ट वी क्रिएट अ वैल्यू एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूट द वैल्यू किन 4 हेड्स में, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल या फंड प्रोवाइडर, एंड अमाउंट दैट बिलोंग्स टू द कंपनी। बस यही चीज को बोलते हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। आई रिपीट अगेन, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में आपने अपने बिजनेस से क्या वैल्यू क्रिएट किया, अपनी इनकम से खर्चे माइनस करके, उनमें से वो खर्चे मत लेना जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड से, एंड दैट बिलोंग्स टू बिजनेस। करेक्ट। जो आपने वैल्यू क्रिएट किया उसको बांटो, किसको, एम्प्लॉयज को बढ़ गया, गवर्नमेंट को उसको बढ़ गया, जो बचा फाइनेंस प्रोवाइडर को उसको बढ़ गया, एंड देन कम्स योर बचा हुआ अमाउंट दैट बिलोंग्स टू कंपनी। दिस इज ओनली वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। इसका सम एग्जाम में बहुत बार आता है।
दिखाऊं कि अगर रीसेंट पेपर्स में आया हो तो। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट मिल जाएगा बेटा, ऐसा नहीं है, एग्जाम्स में आते हैं। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट देखो, देखो आया, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। कितने मार्क्स के लिए भाई? 7 मार्क्स के लिए। और ये बनेगा कितने में? 2 मिनट में। अभी दिखा देती हूँ करके, अभी की अभी दिखा देती हूँ। और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में जब भी क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन दे, असेट को देखना नहीं है, लायबिलिटी को देखना नहीं है, सिर्फ खर्चे और इनकम, सिर्फ खर्चे और इनकम। तो अगर आपको बड़ा सारा क्वेश्चन दे दे, उसमें बहुत सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज दे दे, समझ जाना एड़ा बना रहा है, सिर्फ खर्चे चाहिए और इनकम चाहिए। बट फिलहाल मैंने ये फॉर्मेट क्लियर किया आपके साथ, आपने इसको लिख लिया होगा हो बेटा। मैंने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाया, क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देती हूँ। क्रिएशन ऑफ वैल्यू एडेड, created value, distribution of value created, distributed value, करेक्ट। अब आ जाओ मेरे बच्चों इधर, सम नहीं थ्योरी रीड कर लेते हैं। कभी कभी रीडिंग करना अच्छी बात है एमसीक्यू के लिए। आपको पता है क्या, जब हम पेपर्स देते थे ना, एमसीक्यू का फॉर्मेट ही नहीं था, तो हमने कभी बुक के लाइन टू लाइन पढ़ा नहीं। ये बात इंस्टीट्यूट को पता चल गई कि बच्चे अब सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ते नहीं है, कॉन्सेप्ट्स और उसके सम, कॉन्सेप्ट्स और उसके सम और उनका इनडेप्थ नॉलेज कम पढ़ रहा है। इन्होंने गेम खेल लिया, 30 मार्क्स का मेजर एमसीक्यू डाल दिया एंड हम फंस गए। एंड वो बेचारा तुम लोगों के साथ हो गया बेटा, मैं क्या करूं, हम तो बिना एमसीक्यू वाले लोग हैं। आ जाओ। हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ इसीलिए आप पास हो गए, नहीं तो आप फेल हो जाते। चुप रहो, रैंक होल्डर हूं मैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बातें नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, वैल्यू एडेड को रीड करना है। मैंने गलत थियरी पेज कर लिया। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, चलो। Concepts of value added. A value added is a basic and important measurement to judge the performance of the enterprise. It indicates the net value created in the specified period. Correct? Kitna it did it fail to generate wealth? Value added statement shows how value has been created by the enterprise. In value added statement has two parts: creation of value added and application of value added to employees, to government, to providers of capital. This is a format of value added जो मैंने आपको बताया, creation and distribution मेरी लैंग्वेज में। and use of value added statement it helps to know कि इसका आप अपने प्रॉफिट को अल्टरनेटिवली कैसे शो कर सकते हो। ये हमें बताता है पर रुपी कितना वैल्यू एड हुआ सेल्स पे, पर रुपी लेबर कॉस्ट, वैल्यू एडेड पर एम्प्लॉय, वैल्यू एडेड पर मशीन, वैल्यू एडेड पर रुपी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेसिकली it helps us you to know and understanding the company's policies and company's profit and presentation of profit in a more better way. तो वैल्यू एडेड से जनरली क्या क्वेश्चन बनता है, वैल्यू एडेड का बेनिफिट क्या है। तो बच्चों ये वाला पार्ट पढ़ लेना, यूजेस ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। क्या पढ़ लोगे क्या? It is an alternative performance to measure profit. Useful productivity measures can be derived. Value added per rupee of capital employed, value added per rupee of sales, value added per rupee of labor cost, value added per employee, value added per labor hour, resource allocation decision based on value added. Value added reporting is found useful by many companies for explaining company's result to employee कि employee के ऊपर कितना खर्च हो रहा है। One of the significant use of this concept its incorporation in companies incentives or bonus कि हम अपने एम्प्लॉयज को या हम कितना स्कीम दे रहे हैं, कैसे कैसे बोनसेस दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, ये वहां से डायरेक्टली पता चलता। तो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। गाइस आपके नोट्स में ये दो रह गया, ये मैं आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, इसका क्वेश्चन भी है वहां। ये दोनों टाइप होना रह गया बेटा, ये दोनों अलग से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आ जाओ पहले वैल्यू एडेड के हम अपने क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए बेटा मैंने आपको, अगर आप देखोगे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। मैं तीनों ही क्वेश्चन अभी आपके साथ कर लेती हूँ। ऐसे तो मुझे होमवर्क दे देना चाहिए, बट पहले तो आइडेंटिफाई कर लेंगे क्वेश्चन मांग क्या रहा है। ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। चलो चलो
फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014, जो चाहिए वो यूज करेंगे, जो नहीं चाहिए इग्नोर। टर्नओवर चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी में से किसी काम का नहीं है, लॉस पीएनएल में जाता है। डेप्रिसिएशन चाहिए, डिविडेंड चाहिए, डेटर किसी काम का नहीं है, क्रेडिटर्स किसी काम का नहीं है, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, रॉ मटेरियल परचेज का यूज है, कैश एंड बैंक कुछ नहीं, प्रिंटिंग स्टेशन लेंगे, ऑडिटर का रेमुनेशन, ओपनिंग बैलेंस का कुछ लेना देना नहीं है, मैं करंट ईयर का वैल्यू एडेड निकाल रही हूँ, हम ये तो बैलेंस शीट का आइटम है। रिटेन प्रॉफिट चाहिए, रेट्स एंड टैक्सेस, अदर एक्सपेंसेस, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंटरेस्ट का कुछ लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए, वेजेस एंड सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस किया है, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने गिवन इंफॉर्मेशन से सिर्फ खर्चे और इनकम पर्टेनिंग टू करेंट ईयर उठा लिया, उसमें से जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है या कंपनी के प्रॉफिट से रिलेटेड है, उसको अलग ट्रीट करेंगे। वैल्यू क्रिएटेड सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बिजनेस के इनकम से, उसमें से नॉर्मल बिजनेस के खर्चे जो गुड्स से रिलेटेड है, एंड वो खर्चे जो एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं, गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं, बाकी लोगों से रिलेटेड नहीं, वो माइनस करेंगे। वो जो वैल्यू क्रिएट हुआ वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। प्रिपेयर अ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट फॉर द कंपनी। क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? चल चल क्वेश्चन नंबर 3 करा के दिखाती बच्चा। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हम कर रहे हैं बच्चा, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। कब का बच्चा? 23-24 का। आपको सारे खर्चे लेने हैं एक्सेप्ट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट या जिससे भी है। चलो मैंने आपको मार्क करा दिया था, सिर्फ खर्चे और इनकम की बात कर रहे हैं। मैं जरा क्वेश्चन ले लूँ क्या? आई नो तुम बहुत ही गंदे से बोलते हो, स्नेहा मैम क्या है, कहाँ से लेते, आप क्यों नहीं प्रिंट करा लेते? प्लीज प्लीज प्लीज। क्या है बच्चों, मोबाइल पे तो आप कंफर्टेबल रहते हैं। एंड क्वेश्चन का सबसे लास्ट पेज पे जाना है। क्या है? ऐसे 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 जुप, देखो मैं पहुंच गई। चलो क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे आप लोग भी मेरे साथ बताएंगे मुझे। चलो मैम, चलो देखो मैं क्या लिख रही हूँ, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ वैल्यू, लिखो मेरे साथ, क्रिएशन ऑफ वैल्यू। वी हैव टर्नओवर 4600, लिख लो। प्लांट एंड मशीन नहीं जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। काम करो, ऊपर वाला पार्ट क्रिएशन के लिए रख लो, नीचे वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रख लेते हैं, ताकि बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू, एम्प्लॉय को सबसे पहले, टू एम्प्लॉयज, फिर किसको? गवर्नमेंट को, फिर कैपिटल प्रोवाइडर्स को, जिसमें इक्विटी भी आ जाएगा, डिबेंचर्स भी आ जाएगा, बिकॉज दोनों ही कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं, वो भी कौन से? लॉन्ग टर्म। एंड देन कंपनी को क्या बिलोंग करता है? चलो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट अगर कंपनी का तो भैया लॉस भी किसका? कंपनी का। लॉस ऑन, ये नहीं लिखू तो चलेगा क्या? तुम लिख लेना 150। चलो आगे, डेप्रिशिएशन भी इसी को जाएगा 400, डिविडेंड ऊपर जाएगा, कंपनी को बिलोंग करता है, डिविडेंड किधर जाएगा? प्रोवाइडर्स को, 292। डेटा क्रेडिटर से कुछ लेना देना नहीं है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इनकम के साइड लिया है 80। चलो आगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हो गया। रॉ मेट, तो बेटा अभी तक ये मेरी इनकम है। रॉ मटेरियल परचेज मेरा खर्चा है कितना? 1250। कैश एट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस लेंगे? एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड कंपनी के छोड़ के। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 44 लेंगे, ऑडिटर्स रेमुनरेशन 56 लेंगे, रिटेन प्रॉफिट ओपनिंग का कोई मतलब नहीं है, रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर कंपनी को बिलोंग करता है 576 लेंगे। करेक्ट। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 330 मेरे अदर एक्सपेंसेस है, ये एम्प्लॉय गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, हम इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मान के चलेंगे, आई हैव नो ऑप्शन। इनकम टैक्स फॉर द ईयर गवर्नमेंट से रिलेटेड है 552। वेजेस एंड सैलरी
वेजेस एंड सैलरी एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं 654, एम्प्लॉय स्टेट एश्योरेंस एम्प्लॉय से रिलेटेड है, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से रिलेटेड है, एम्प्लॉय के खर्चे एम्प्लॉय के हेड में, गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट के हेड में, कैपिटल प्रोवाइडर के खर्चे कैपिटल में, और करंट ईयर का इनकम कंपनी को बिलोंग करता है, करंट ईयर का लॉस भी कंपनी को बिलोंग करता है। सिर्फ याद रखना डेप्रिसिएशन भी कंपनी को जाता है, डेप्रिसिएशन का ना एम्प्लॉय से लेना देना है, ना गवर्नमेंट से, ना कैपिटल प्रोवाइडर से। ये रिटेन करने वाला पॉइंट है आपका। तो बेटा एक रह गया अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस मेरे से रह गए थे बच्चा। अदर एक्सपेंसेस 170 चलो 44 प्लस 56 प्लस 330 प्लस 170 ये आएगा 600 माइनस करो, बताओ कितना वैल्यू ऐड किया, 4600 प्लस 80 माइनस 1250 माइनस 600, वैल्यू क्रिएटेड इज 2830। आपने ये वैल्यू क्रिएट किया, करेक्ट। चेक कर लो आपने डिस्ट्रीब्यूट इतना ही किया क्या, 654 प्लस 70 प्लस 56 780, 552 292 प्लस 80 372, 150 प्लस 400 प्लस 576 1126। बताओ आपने वैल्यू कितने का डिस्ट्रीब्यूट किया, 780 552 372 प्लस 1126। जितना क्रिएट होगा उतना तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2830 देखो 2830। तो ये वाला अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्रिएटेड से मैच होगा, 2830। कुछ नहीं करना है, गिवन इंफॉर्मेशन को स्प्लिट करना है, एम्प्लॉय छोड़ के, गवर्नमेंट छोड़ के, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइडर छोड़ के, कंपनी को जो बिलोंग करेगा करंट ईयर में, उसमें याद रखना डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा, बिलोंग टू कंपनी होगा, बिकॉज ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट की फॉर्मेट में बोला है। तो ये आपका रिटेंशन पॉइंट है, ये आपको रिमेंबर करना है, ये टेक अवे पॉइंट है सम का। देयर इज नो चॉइस। आई नो आप कह रहे हो मैम ये अदर एक्सपेंसेस में जा सकता था, अग्रीड, बट अगेन इसका ये कहना है कि ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है, ये सोली कंपनी उस असेट को यूज कर रही है, तो कंपनी के ही रिलेटेड हम मानेंगे इसको, कुछ ऑप्शन नहीं। क्या बच्चों बात समझ आ गई? एक क्वेश्चन और मैं करती हूं, बट अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज एक आप अपने से करना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ लिख भी दिया, ये ट्रांसफर पूरा यूजलेस है, आप इस पॉइंट को देखना भी नहीं, इसे बेवकूफ बनाने के लिए आपको दिया है। बट एक क्वेश्चन और मैं करती हूँ कि आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, फटाफट बताओ बात समझ आ रही है क्या, फटाफट क्विक, खत्म होने पे बेटा। आई नो दिमाग में चल रहा है मैम खत्म करो बस। मैं इसलिए बेटा अगला चैप्टर तो अभी ले ही नहीं रही हूँ, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, वहां पर मुझे शिद्दत से आपके 3 घंटे चाहिए पूरा। वहां ना मैं लिखूंगी ना कुछ करूंगी, सिर्फ क्या करूंगी, बोलूंगी टू मेंटेन योर क्या कॉन्सेंट्रेशन। बीच में जोक्स क्रैक कर दूंगी। तुमने देखा क्या, मैंने आपसे बहुत बातें की थ्योरेटिकल पढ़ाते वक्त, अब आपको समझा क्या, थियरी वाले टीचर्स के लिए बातें करना ईजी है बेटा, प्रैक्टिकल में वो फ्लो आ जाता है ना सम को करने का, तो ऐसा लगता है अगले जब तक वो सम ना हो बात नहीं करे, वो सम होने का तो और ऐसा लगता है एक और करवा दो, बस वहां उस क्यूरियोसिटी में थोड़ा सा समझ गए ना। चलो आ जाओ। इस सम को मैंने आपके लिए यहां पर भी कर दिया था, बट अगेन अलग से करके दिखाऊंगी। प्रिपेयर अ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड रिकंसिलिएट द टोटल वैल्यू विद द प्रॉफिट एंड, मतलब बेसिकली वैल्यू क्रिएटेड एंड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड चेक करो। सेल्स ठीक है, अदर इनकम ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, हमें लॉन्ग टर्म चाहिए, बैंक ओवरड्राफ्ट को हमेशा हम शॉर्ट टर्म मानते हैं, तो ये मेरे अदर एक्सपेंसेस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डिप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ इंफॉर्मेशन दिए सुन लो। सेल्स रिप्रेजेंट नेट सेल्स आफ्टर डिस्काउंट रिटर्न जीएसटी, भाड़ में जा, रेवेन्यू है, कहानी खत्म। ऑपरेटिंग कॉस्ट में फिगर्स इन 1000 है ना, तो 3 0 हटा दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट में 8250 घुसा हुआ है जो वेजेस सैलरी से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में वो निकाल के एम्प्लॉय कॉस्ट में डाल देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट इज टेम्पररी, इसका मतलब ये क्या है, शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट का खर्चा कहां जाएगा,
अदर एक्सपेंसेस में, कैपिटल प्रोवाइडर में नहीं जाएगा। ये आपके क्वेश्चन ने क्लियरली आपको बता दिया। क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? क्रिएट अ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कर देते हैं क्रिएट। क्या बड़ी बात है, इनको पता ही नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। इनको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे। क्या हम इसको गलत प्रूफ कर दे क्या? यस मैम। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। एक बच्चे ने पता आप मुझे क्या मैसेज किया? यस मैम, आपकी ना स्माइल बहुत अच्छी है। बच्चा मेरी स्माइल छोड़ दे, पढ़ाई कर ले, वो ज्यादा काम आएगा। बट हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट बहुत सारे लोगों ने एक फीडबैक दे रखा है बेटा, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलो सब देखेंगे मैम, एक बार देखने दो, हमने तो गौर ही नहीं किया, अब हम गौर करेंगे। बकवास। चलो आ जाओ। वैल्यू क्रिएटेड कितना है? वैल्यू क्रिएटेड तो सेल से आ रहा है 24400। फिर अदर इनकम से आ रहा है बच्चा मेरे को 508। तो 24400 प्लस 508 ये आएगा 24908, करेक्ट। अब हम अपने माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, बट कितना लेंगे? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 22360 में माइनस एम्प्लॉय वाला निकाल दो, वो यहां नहीं लिया जाएगा, वो एम्प्लॉय की कॉस्ट में जाएगा 14110, करेक्ट। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी लेंगे, जो इफेक्टिवली नहीं लेना चाहिए था बट शॉर्ट टर्म होने के कारण ले रहे हैं, टेम्पररी है तो लेंगे, करेक्ट। इंटरेस्ट डिबेंचर्स वाला नहीं लेंगे, डिप्रिशिएशन नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। तो बताओ कितना वैल्यू आपने बिजनेस में क्रिएट किया? 24908 माइनस 14110 माइनस 75 10723 का हमने वैल्यू क्रिएट किया। डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट किसको? टू एम्प्लॉइज। हम एम्प्लॉइज को कितना दे रहे हैं? 8250। अच्छी बात है। हम अपने गवर्नमेंट भैया को टैक्स के नाम पे कितना दे रहे हैं? 320। बहुत भी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गवर्नमेंट भैया को देने के बाद जरा लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर्स को देख लो। लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स, उसको हम दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विच इज 1200। एंड बचा हुआ कंपनी कितना रिटेन कर रही है? कंपनी हमेशा अपना डिप्रिशिएशन रखेगी, दैट इज 405 प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इज 548। तो 405 प्लस 548 953। अगर आप देखोगे मैंने कुछ नहीं किया, गिवन पीएनएल को अलग स्टाइल में रिप्रेजेंट किया थ्रू वैल्यू क्रिएटेड, थ्रू वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ वैल्यू। देखो ये मैच हो रहा है क्या? 8250 प्लस 320 प्लस 1200 953 10723 मैच्ड। Value created is equal to the value distributed. Value created is equal to the value distributed. Anybody has any doubt up to here? Anyone has any doubt up to here? फटाफट बताएंगे। All clear? All set? Perfect? Super. चलो चले गया। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने इसकी थ्योरी पार्ट भी आपसे करवा दी। अब आ जाते हैं ये पार्ट जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मैंने अपने नोट्स में डालना भूल गई हूं, वो मिसिंग है। एंड उसका एक फॉर्मूला है एंड एक है क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको क्या सिखाया? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। अब मैं आपको क्या सिखाने वाली हूं? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। फटाफट बताओ हम क्या सीखने वाले हैं? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। चलो तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आप स्क्रीन को देख लेंगे, एक बार इसको रीड कर लेंगे। ये नोट्स आपके पास है नहीं, मैं ये नोट्स आपको डाल के दूंगी पीडीएफ फॉर्म में। क्विकली एवरीवन। वंस यू आर डन, वैल्यू एडेड समझ गया क्या? भाई अगर एग्जाम में वैल्यू एडेड आ जाए ना, घर आके एक प्रसाद चढ़ा देना भगवान को। 7 मार्क्स वैल्यू एडेड के, 7 मार्क्स उसके थ्योरी के, 14 मार्क्स गवर्नमेंट अकाउंटिंग के। ओ माई माई, ये 28 मार्क्स
और प्लस इंडियंस के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। भगवान मुझे एक बात बताओ, कैसे कोई बच्चा सीएफआर में फेल कर सकता है? कितने इंस्टीट्यूट ने कितने बेस्ट वे में चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन कर रखे, आप पे है आप इसको यूज करते हो या नहीं करते हो। चलो आ जाते हैं। अभी मैंने क्या सिखाया? वैल्यू एडेड। और अब मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूं? अगला कॉन्सेप्ट वैल्यू एडेड हो गया हमारा। कॉन्सेप्ट नंबर XBRL पे हमने काम कर लिया था, विच वॉज माई 7। देन had, मैंने लिखा नहीं, 7, 8, 9, 10 वैल्यू एडेड हो गया। अब आ जाता है 11। 11th कॉन्सेप्ट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। बस बेटा इसका फॉर्मूला याद कर लो, बस इसका फॉर्मूला याद कर लो। आपके मॉड्यूल में इस पर कोई डिस्कशन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट मुझे लगता है बच्चों को मैंने 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा दिए, इसका सिर्फ फॉर्मूला एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है। आपको ये बस पता होना चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज इक्वल टू नोपैट। याद करो, नोपैट मैंने आपको सिखा रखा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, मेजरमेंट में, कितनी जगह हमने नोपैट डिस्कस किया है। माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल। बस आपको ये काम करना है। आई रिपीट अगेन, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज इक्वल टू नोपैट। नोपैट मतलब फॉर्मूला याद है क्या? हाँ मैम, नोपैट का फॉर्मूला हमें याद है, इट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स परसेंटेज। तो आपका नोपैट आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स में, इंटरेस्ट एंड टैक्स में, टैक्स का परसेंटेज माइनस कर देंगे तो आपको नोपैट आ जाएगा। फिर से रिपीट करती हूँ बेटा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये वाली थ्योरी, इसके बारे में ज्यादा एग्जाम में कुछ पूछा नहीं गया आज तक, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज अ परफॉर्मेंस मेजर, ये परफॉर्मेंस मेजर है, डेवलप्ड बाय Stern Stewart Company, also known as a Stern Value Management, and ये आई थिंक आपने एफएम में पढ़ा होगा, आपके एसएफएम वाले फैकल्टी ने आपको ये डिटेल में बताया होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये डिटेल में आपने ग्रुप 2 में पढ़ा होगा, नहीं तो आपने अपने फाइनल में पढ़ लिया होगा, which talks about your Stern. This was developed by Stern Stewart and Company, and that is why it is also known as Stern Value Management. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। डेवलप बाय स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी, ऑल्सो नोन एज स्टर्न वैल्यू मैनेजमेंट। डेवलप्ड बाय स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी, ऑल्सो नोन एज स्टर्न वैल्यू मैनेजमेंट। याद करो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज ऑल्सो नोन एज स्टर्न वैल्यू मैनेजमेंट, डेवलप्ड बाय स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी। किसी को कोई डाउट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये पता होना चाहिए। इट इज मेजर्ड बिफोर, इट इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। द फॉर्मूला इज NOPAT minus weighted average cost of capital into invested capital. NOPAT is this. Earning is before interest and tax. बाकी सारी चीजें आपको आती है, ये मुझे बताना नहीं है। तो गाइस, market value added is not a performance metric like evaluate, but it is treated as wealth metric. सिर्फ आप ये MCQ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इतना से याद कर लो, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। तो फिलहाल द टेक अवे पॉइंट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एग्जाम में जो आएगा, इट इज कैलकुलेटेड व्हाट इज द वैल्यू एडेड आफ्टर कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट, एंड इसको निकालने का फॉर्मूला है NOPAT माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को किस पे लगाओगे? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। बेचो बताओ, समझा क्या? समझ आ रहा है क्या? क्विकली बता देंगे। उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करा देती हूँ बेटा। मैंने उसका क्वेश्चन भी अलग से लिया है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये कट कर लेना। मार्केट वैल्यू एडेड के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ही नहीं बेटा आपके मॉड्यूल में, तो कोई पॉइंट ही नहीं है करने का, एंड आपने ये एफएम में पढ़ रखा होगा। ये 2-3 क्वेश्चंस है जो मैं यहीं के यहीं आपको करवा के दिखा देती हूँ। कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, EVA इज इक्वल टू NOPAT। NOPAT कितना है मेरा? 5 लाख क्वेश्चन में दिया, माइनस
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड. कैपिटल इन्वेस्टेड इक्विटी का 30 लाख है, बोरिंग्स का 20 लाख है, तो इफेक्टिवली आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया है. अब हमें चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का एक ही तरीका है, वो ये है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 12% और कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है 5%. इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इसको प्रोपोर्शनेट कर लो इनके रेशियो में. इक्विटी और बोरिंग के बीच में कितना रेशियो है 3:2. 30 लाख और 20 लाख का रेशियो क्या बनेगा 3:2. तो कहना है से इक्विटी बनता है 3 पूरे 5 के अगेंस्ट, डेब्ट बनता है 2 पूरे 5 के अगेंस्ट. रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो. ये आपको पहले भी सिखाया गया, एफएमए से भी सीखा होगा. तो 0.12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 0.072 प्लस ये आएगा 0.06, 0.072 ये आएगा 13. तो इसको परसेंटेज में कितना बोलेंगे 13.2%. समझ आएगा क्या. तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर निकालना है तो उनका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट दिया होगा, उसको अकॉर्डिंग टू द रेशियो, किस रेशियो में पैसा लगा है, कैपिटल लगा है, प्रोपोर्शनेट कर लो. तो 5 लाख माइनस कितना है 13.2% ऑफ 50 लाख. तो 50 लाख का 13.2%, तो इसका मतलब हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नेगेटिव आ रहा है. बताओ कितना नेगेटिव आ रहा है. ये आ रहा है, फटाफट बताएंगे, 1,60,000 नेगेटिव. कोई बात नहीं, नेगेटिव आने दे. बात समझ आ गई क्या. 50 लाख का 13.2% माइनस ये आएगा 6,60,000 माइनस 5 लाख, ये आएगा 1,60,000 नेगेटिव. तो आई रिपीट अगेन, फिर से कह रही, ध्यान से सुन लो, दिमाग में डाल लो. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स दिया है, उसका वेटेड एवरेज निकालो. अगर आपको इस तरीके से नहीं करना ना, तो आप इक्विटी के 30 लाख का 12% निकाल सकते थे, डेब्ट का 20 लाख का 15% निकाल सकते थे, तब भी यही आंसर आता. बट आई एम स्टिकिंग टू द फॉर्मूला. फॉर्मूला कहता है नोपैट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख है, तो मैंने इनके कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट को इन प्रोपोर्शन किया, कितना कॉस्ट लगा हुआ है इक्विटी एंड डेब्ट का. करेक्ट, करेक्ट. चलो, हमारा पहला क्वेश्चन कम्स टू एन एंड, ताकि आपको कंफ्यूजन हो. यहीं पर करके दिखा दिया बेटा. कैलकुलेट फिर से इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, नो पैट, क्वेश्चन में मिसिंग है, माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड. बच्चा मैंने इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड देना भूल गई. 3:4, डेट इज 3, तो उसको 30 लाख कर लो, 4, 40, 70 लाख कर लो. 70 लाख 3:4 में है ना, सीधी सी बात है. एक मिनट बच्चों, एक मिनट बेटा. ठीक है, या अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, 30 लाख ले लो. चलो कहानी खत्म. नोपैट निकालने मैंने जानबूझ के समय नोपैट मिसिंग किया. तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है 6 लाख. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स रेट, तो बताओ 6 लाख माइनस 30%, यह आएगा 4,20,000 नोपैट. तो नोपैट में लिख देना 4,20,000. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% केडी है, 10% केई है. डेट इक्विटी का रेशियो क्या है 3:4, तो 3/7 इंटू 4/7. 15 इंटू 3/7 यह आएगा 0.064 प्लस 10 इंटू 4/7 यह आएगा 0.057. 0.057 प्लस 0.064, तो यह आएगा 12.1%. बस माइनस कर दो 12.1% इंटू 30 लैक्स, तो बताओ कितना आएगा. 30 लैक्स का 12.1% माइनस
4,20,000 तो आएगा 57,000 आंसर। बात समझ आ गई क्या? बात समझ आ गई क्या? तो नोपैट और ईवीए का फॉर्मूला याद रखना, बस दैट इज मोर देन इनफ। कभी आया नहीं एग्जाम में, एक्स्ट्रा ही करा दिया। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब होता है नोपैट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड नोपैट नहीं पता तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स। अगर आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं दिया हुआ है तो प्लीज उसको पहले निकालो, फिर टैक्स माइनस करना, ये याद रखना। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है 3,60,000। तो अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 था तो उस पर टैक्स कितना कमाया मैंने, 40। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 60। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 3,60,000 है तो बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा। 3,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट ये आपको क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। आपको चाहिए अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ईबीआईटी कैसे निकलेगा, 6 लाख, एक मिनट, अर्निंग बिफोर टैक्स मेरा 6 लाख है। बताओ कितना डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 5 लाख पे 12%, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना माइनस हो गया होगा, 60,000। एड बैक कर दो इंटरेस्ट 60,000। तो बताओ ये क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तुम सोचो ना, इंटरेस्ट पहले माइनस हुआ होगा, फिर टैक्स माइनस हुआ होगा, टैक्स रिवर्स किया तो इंटरेस्ट भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। ये आएगा 6,60,000। एंड नोपैट का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स रेट। तो 6,60,000 में टैक्स का रेट कितना है, 40%। 6,60,000 माइनस 40%, तो नोपैट आएगा 3,96,000। बात समझ आ गई क्या? ये सब बातें आपने एफएम में पढ़ रखी, बेटा मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ। याद रखना अर्निंग बिफोर टैक्स निकलता है टैक्स एड बैक करने पे, इंटरेस्ट वापस ऐड बैक करोगे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकलता है। बट नोपैट इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में टैक्स माइनस करो, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेना है बट टैक्स का इंपैक्ट लेना है। इसलिए पहले इंटरेस्ट ऐड बैक करते, फिर पहले टैक्स ऐड बैक करते, फिर इंटरेस्ट ऐड बैक करते, फिर हम माइनस कर देते एक्चुअल टैक्स। समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या बच्चों को? आई नो ये सब एफएम में आपने पढ़ा होगा, आप कहने वाले हो कि मैम ये मत पढ़ाओ, हमने ये सब एफएम में पढ़ रखा है, बट फिर भी करा दिया ऑन अ सेफर साइड। मैं कुछ भी अनटच नहीं रखना चाहती हूँ, मैं रिस्क ही नहीं लेना चाहती इस चैप्टर से। तो वी हैव डन विद इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड लास्ट एक क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट है। इट इज वेरी सिंपल। इसका सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, लास्ट क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट, क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट हमारा लास्ट टॉपिक है। क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट, क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट, लास्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट। इसको सिंपल भाषा में बोलूं क्या, ज्यादा कॉम्प्लिकेट किए हुए, कंपनीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कॉल करती है हर 3 महीने के बाद, जहां उन्होंने 3 महीने में कैसे परफॉर्म किया वो डिस्कस करती है, ताकि बात न्यूज़पेपर से थ्रू 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 पूरी दुनिया में स्प्रेड हो, और आगे उनका क्या प्लान है वो प्रपोज करती है, सो दैट लोगों का उन पर भरोसा मेंटेन रहे। एंड ये जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, जैसे रिलायंस, टाटा। इनसे क्या होता है, इनके बिजनेस को ग्रोथ मिलता, लोगों का विश्वास इन पे आता, इनके शेयर्स के रेट बढ़ते, एंड ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये आउट ऑफ इंडिया फॉरेन कंपनीज में बहुत पॉपुलर है। क्वार्टरली अर्निंग्स, जो आपने क्वार्टरली कमाया, कॉल किया लोगों को, और ये कॉल कौन करता है, कंपनी का सीएफओ, सीईओ,
वो इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करता एंड देन उस कॉन्फ्रेंस में वो सारी चीजें बताता है. इट इज नोन एज क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट. दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, जिसको मैंने शॉर्ट में आपको समझाया कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स शेयर करती है थ्रू कॉलिंग द कॉल कॉन्फ्रेंसेस. वो कॉन्फ्रेंसेस को इसलिए कॉल किया जाता है ताकि न्यूज़पेपर तक ये बात फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले एंड फ्यूचर में इनके क्या प्लान्स है वो भी डिस्कस हो. दिस इज नोन एज क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट. क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट. एक बार मैं रीड कर लेती, तो प्लीज़ इसको रीड कर लेना. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके बुक में दिया है तो मैंने सोचा इसको छोड़ना नहीं चाहिए. हमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए. कभी इसका एमसीक्यू पूछ ले, कब किस कंपनी पे अप्लाई होता है, क्या कोई लिमिट्स है, हम एकदम अपने आप को रिस्क फ्री रख रहे हैं. अगर देखेंगे इस चैप्टर में दो ही लिमिट्स है. एक तो सीएसआर के केस में लिमिट है और एक फटाफट बताओ कहाँ लिमिट लगी है क्विकली. अब भी हमने एक लिमिट का पढ़ा था, एचआर से ऊपर, गवर्नेंस से ऊपर, XBRL लैंग्वेज में देयर इज अ लिमिट. इस पूरे चैप्टर में दो लिमिट पढ़ना है एंड एमसीक्यू में वो दोनों लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. यस, चलो इसको रीड करते हैं. 2 मिनट लगा के जरा बच्चों आप रीड करेंगे बेटा इसको. सॉरी, 2 मिनट लगा के बच्चों इसको आप रीड करो क्विकली एवरीवन. चलो, शैल आई रीड? ये पूरा मैं आपके लिए रीड कर देती, फिर बाद में हम शांति से, तसल्ली से हम इसको रिवाइज कर लेंगे पूरे चैप्टर को. एंड अर्निंग कॉल्स, also known as earning conference call, is a conference call typically held in a form of teleconference or webcast, during which the management of the company announces and discusses the financial results of the company of a given quarter. These calls are usually preceded by a press release containing a summary of financial result. Typical participants are investors. कौन इसके participant बनेंगे? जो कंपनी में पैसा लगा रखे हैं, equity holders, analysts, journalists. Earning calls of larger companies are often evenly covered with business news. Frequency and timings. Earning calls are not legally mandate. So company may not actually have earnings call. According to the National Investor Relations Institute, 92% of the companies represented by members conduct earning calls. There is no general requirement of how far a notice of call must be given. अगर आप कॉल बुला रहे हो, कॉन्फ्रेंस बुला रहे हो, तो आपको एडवांस में उसका नोटिस देना पड़ेगा. ये कहीं लिखा नहीं है कितने एडवांस में आपको बताना है. However, for a fruitful discussion and to reach the larger audience, the call is generally announced a few days or a week in advance. The schedule of the call is, posted on the investor relations section in their website. इनके वेबसाइट पे इनका इन्वेस्टर रिलेशंस टैब होगा, वहां देखना ये पोस्टेड होगा. Normally, an earnings is found to have following 3 parts: safe harbor statement, presentation and discussion of financial results, and question and answer. जनरली इस कॉन्फ्रेंस को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. जनरली इस अर्निंग कॉल में 3 पार्ट में डिस्कशन होता है. हर कॉन्फ्रेंस का 3 पार्ट होता ही होता है. लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, मतलब एज ए इन्वेस्टर, एज ए इक्विटी, आप कंपनी से क्वेश्चन पूछो, कंपनी उसका जवाब देगी. करेक्ट? दिस इज का क्वेश्चन आंसर राउंड, जो कहीं पर भी होता है whenever there is two-way communication. Safe harbor statement means a typical earning call starts with a SAFE made by the company. The safe harbor generally warns a participant of the earning presentation that discussion of financial result may include forward-looking statement. Thus, the estimate of the result based on the forward-looking statement are वो क्लियरली कहते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं कि हम जो फ्यूचर की बात करेंगे और जो फ्यूचर में एक्चुअल होगा वो मैच होगा, उसकी गारंटी नहीं दे सकते. We are discussing about the future, but that may not match with the actual. So we keep a safe harbor statement by हमसे बता रहे हैं फ्यूचर में क्या करेंगे, एग्जैक्टली मैच होगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं देंगे. फिर हम अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं, जहां पर हम सब कुछ बताते हैं कि कैसे कर रहे हैं और ये काम कौन करता है. 2 key executive officer, the CEO and CFO of the company. Correct? And then there is a question and answer session.
आप हमसे कुछ पूछो, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्निंग कॉल। Earning call are considered as one of the key resources for investors and equity analysts. The information provided during earning call can be incorporated in the fundamental analysis. This will help to understand the company, their company's discussions. It is to acknowledge the fact that the investor frequently plans their trades. तो ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि काम उसमें शेयर्स रखने हैं या बेचने हैं। तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे, दिस कॉन्फ्रेंसेस कॉल्स डन बाय द कंपनी on a quarterly basis through CFO or CEO is done so as to have a safe harbor, detailed discussion of financial statement, and last but not the least, they discuss about question answers round. And ये किया इसलिए जाता है ताकि इन्वेस्टर्स के जो भी पैसे लगे हैं उनको एक तसल्ली हो कि उनका पैसा गलत जगह पे नहीं है, उनको भी एक आइडिया लग जाए कि आगे हमें कैसे काम करना है, कंपनी ठीक चलने वाली है या नहीं चलने वाली है। तो गाइज इसका ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ is the quarterly earning या अर्निंग कॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ऑमनी स्ट्रक्चर। तो गाइज अगर आप देखेंगे, मैंने इस चैप्टर को थॉरली आपके साथ कंप्लीट किया। इस चैप्टर को आपको ढंग से इसके एक एक वर्ड को ध्यान से सुन के समझ के पूरी चीजों का नोट्स बनाओ। अगर मैंने आपको 4 घंटे में पढ़ाया है तो आप 8 घंटे घर पे लगाओ और उसके एक एक पॉइंट्स को डिटेल में लिखो, शॉर्टकट वर्ड्स में लिखो, अपने बुक के बाजू में लिख लो अगर नोटबुक में नहीं लिखना है। एग्जाम से पहले पूरा डिटेल में ये चैप्टर करके जाना है। करेक्ट? आई होप आपको ये 12 के 12 टॉपिक्स रिलेटेड टू रीसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग समझ आ गया। मैंने पूरी कोशिश की इस थेरेटिकल टॉपिक्स को आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको बताऊं, ताकि जब आप एग्जाम में लिखो तो यू हैव एग्जाम्पल्स, यू हैव फ्लो चार्ट्स, यू हैव इजी वर्ड्स एंड देन आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बट एक चीज याद रखना, एग्जाम में लिखने के लिए तो आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी एंड वो करनी ही पड़ेगी। तो मैं चाहूंगी अभी, अगर मैंने सेशन को 4 घंटे में पढ़ाया, फिर से कह रही हूं, आप इसका डबल टाइम लगा के इसके नोट्स बनाओ और नोट्स लिखो। मैं चाहती तो मैंने सारे नोट्स खुद ही बना के आपको दे देती, बट अगेन हर एक बच्चे का अपना स्टाइल है नोट्स लिखने का। मैं लिखूंगी, फिर आप कंपलसरी वो फॉलो करते हो। मैं चाहूंगी आप अपने तरीके से अपनी नॉलेज, जो बेस्ट वोकैबुलरी आपको आती है, जो लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है, जो इंग्लिश आपके लिए कंफर्टेबल है, उस तरीके से लिखो ताकि आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए। एंड ऑफ द डे एग्जाम में आपको लिखना है, मुझे नहीं। तो मेरा लैंग्वेज यूज करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं कितना भी अच्छा से अच्छा लिखवाऊं, तुम कितना भी इसको कॉपी कर लो, एग्जाम में याद नहीं रहता। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। जो आप लिखोगे अपने तरीके से लिखोगे, वही आपको एग्जाम में याद रहने। बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं थेरेटिकल चैप्टर को आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊं ताकि आप एग्जाम से पहले परफेक्ट रहें इस चैप्टर में एंड आपको ये चैप्टर स्कोरिंग। इसमें जो 2 मेन क्वेश्चन बनते हैं वो वैल्यू एडेड निकालने का और थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने का ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, बट मैंने आपकी एफएम की बुक के वो 3 क्वेश्चन लेके आपको करवा दिया ताकि एटलीस्ट आपको फॉर्मूला पता हो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, आई होप द सेशन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये भी बता दो, मैंने टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो क्रिएट हुआ है। अगर आप लोगों ने उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज मानसी मैम को कॉल करिए, मानसी मैम उनको लिंक भेजेगी। तो जितने भी बच्चों ने मेरा एफआ का प्रोडक्ट ले रखा है, या करण सर, विजय सर, प्रणय, जिन्होंने भी जहां से भी फाइनल या इंटर का प्रोडक्ट हमसे ले रखा है, अपने प्लीज हमारा टेलीग्राम पे एक पर्टिकुलर ग्रुप बना है जहां पर सिर्फ वही बच्चे हैं जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट लिया है। उस ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि उस ग्रुप में हम आपसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सके, या आपको कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो आप हमसे वहां पूछ सकते हैं। चलो, सेशन को एंड करूं क्या? तो हमारा सेक्शन ई कंप्लीट हो गया। अब हम अगली क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? सेक्शन 5F, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इन इंडिया। मतलब पहले आप बिजनेस अकाउंटिंग सीखे, प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब जी को एक नया चैप्टर है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एंड 15 मार्क्स भाई, 15 मार्क्स आपकी झोली में दिलाते हैं। इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऊपर 15 नीचे 15, बोल बोल के थक गई। अब तो तुम्हें समझ आ ही जाना चाहिए दोनों चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो टाइम लगा के इसके नोट्स बनाओ। अगर नोट्स बन जाते हैं तो प्लीज मुझे शेयर करो, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी बात मानते हो। चलो, सेशन को एंड करती हूँ बेटा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में विच टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया। थैंक यू सो मच।